हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल। परफेक्ट। तो कैसी चल रही है प्रैक्टिस सब लोग की? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसी चल रही है प्रैक्टिस? गुड, एक्सीलेंट। तो अब आज बेसिकली कुछ सवाल वगैरह है कि कैसा है? मतलब सवाल आ रखे हैं? चलिए बढ़िया। अभी जिसको जिसको क्विकली बताना है, मैंने आप लोगों को हाई अवेलेबिलिटी के सेशन में बताया था ना कौन कौन सी सर्विसेज के अंदर सेंट्री कौन कौन से सर्विसेज हाई अवेलेबिलिटी सपोर्ट करते हैं। आई थिंक बताया था मैंने। वो पेज दिखाया था कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन जिनका सवाल है ऊपर की सेंट्री सर्विस हाई अवेलेबिलिटी सपोर्ट करती है कि नहीं, उनको बोल रहा हूं मैं, मोएन जी को। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, आई थिंक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए आई थिंक नहीं आ रहा है। तो आपको दिखेगा कि अगर आप जाते हैं उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर जिसमें हाई अवेलेबिलिटी की अपन ने बात करी थी, वो पर्टिकुलर पेज में सेंट्री में सिर्फ ऑटो रीस्टार्ट होता है। यू डू नॉट हैव द फंक्शन ऑफ हाई अवेलेबिलिटी इन सेंट्री। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्लाउडेरा बोल रहा है। ये देखो, क्लाउडेरा में हाई अवेलेबिलिटी का ये पेज याद है, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि बॉस बाय डिजाइन ज़ूकीपर सर्विसेज ऑलरेडी हाईली अवेलेबल। डेटा नोड्स तो मल्टीपल होते हैं, ठीक है, एजेंट्स भी मल्टीपल होते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी आपको मेनली किसका करना रहता है? नीम नोड का करना रहता है, दैट इज HDFS, एंड यान का करना रहता है। कहां गया आपका यान? यान मैप रिड्यूस यान का हाई अवेलेबिलिटी होता है। ऑल्सो सेंट्री का हाई अवेलेबिलिटी नहीं होता। यू कैन कॉन्फ़िगर इट टू ऑटो रीस्टार्ट, बट वो करते कम लोग हैं, बिकॉज यूजुअली अगर सेंट्री सर्विस डाउन गई है तो इट मीन्स कि कुछ तो भी प्रॉब्लम है क्लस्टर के ऊपर, तो वो करे बिना किया नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर? एंड सेंट्री के रोल्स अभी भी क्लियर नहीं है किसी को? मतलब एक बोल रहे हैं अभी, सेंट्री के रोल्स क्लियर है ना? क्लियर तो होने चाहिए यार। चलिए, अभी CSRDS का सेशन है आज, मैं है, आप लोग बोल रहे हैं तो मैं क्विकली इसको बता देता हूँ, फिर से कर लेते हैं अपन। रोल्स क्या रहते हैं? जॉब रोल्स रहते हैं आपके। जॉब रोल्स के हिसाब से आप लोग क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? जॉब रोल्स के हिसाब से आप लोग सेंट्री के अंदर क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑथराइजेशन की, करेक्ट है ना? परफेक्ट। तो अब जो जॉब रोल्स रहेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब रोल्स रहेंगे, करेक्ट? ये भी सबको क्लियर है। एनालिस्ट का एक अपन ने फायर किया था, अलग अलग रोल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है अपनी वो स्क्रिप्ट के अंदर। याद आ रहा है ना? ठीक है। तो अब करना क्या है? ये जो स्टेटमेंट है, ग्रांट की स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट फायर करके अपन ऑथोराइज कर रहे हैं उन रोल्स को। और वो रोल्स को अपन पहले रोल्स क्रिएट करते हैं अपन, ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के हिसाब से। उसके बाद ये ग्रांट का स्टेटमेंट यूज करके वो रोल्स को ऑथोराइज करते हैं, और वो रोल को फिर अपन असाइन कर देते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। यही तीन चीजें अपन ने करी थी सेशन में भी, करेक्ट? तो अब जो ये स्टेटमेंट है ग्रांट का, ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अपन ने क्या किया? ग्रांट ऑल किया था कि सारे प्रिविलेजेस दे दिए जाए, करेक्ट? फिर एक अपन ने देखा था ग्रांट सिलेक्ट भी, अपन ने देखा था कि सिर्फ रीड ओनली परमिशंस दिए जाए, करेक्ट? और मैंने बताया था आपको कि बॉस अपने पास रीड परमिशंस एंड राइट परमिशंस में क्रिएट के परमिशंस हो सकता है एंड इंसर्ट के परमिशंस हो सकता है, ठीक है? ऑल, सिलेक्ट, क्रिएट्स, इंसर्ट। अब ये जो चार आपके सर्विसेज हैं, कहां पे हो सकते हैं? इट कुड ईदर बी ऑन द सर्वर, ठीक है। पहला वाला जो अपन ने कमांड फायर किया था वो पूरे सर्वर को दिया था अपन ने फॉर द एडमिन रोल, करेक्ट? फिर बाद में अपन ने सिलेक्ट स्टेटमेंट दिया था एक टेबल को, ठीक है, डेटाबेस को दे सकते हो आप, ठीक है। एंड फाइनली जो ये सिर्फ एक सिलेक्ट स्टेटमेंट है जिसको आप कॉलम लेवल भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट कैसी रहेगी? स्टेटमेंट कुड बी ईदर ग्रांट ऑल टू सर्वर, मतलब ग्रांट ऑल सर्वर वाला,
या फिर ग्रांट सिलेक्ट सर्वर टू सो एंड सो रोल। तो देखिए योगित जी जो पूछ रहे हैं, ग्रांट के अंदर जो सर्वर है, ग्रांट ऑल सर्वर, ये है आपका मेन सर्वर, ठीक है, आपका हाइव सर्वर, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बोलता हूं सर्वर 1, या अगर मैं बोलता हूं डेटाबेस, तो मैं डेटाबेस को बोलूंगा अपने डेटाबेस का नाम, ठीक है। नहीं समझ रहे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? माई एसक्यूएल थोड़ी, करण सिंह जी, माई एसक्यूएल अपन ने हाइव, ओके ओके, ये यहाँ पे ना लोगों को अभी, हाइव क्या है? हाइव इज अ डेटा वेयरहाउस। इजंट हाइव अ डेटा वेयरहाउस? बट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो मैप रिड्यूस के जॉब्स बनाने चाहिए, कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एसक्यूएल के लोग ज्यादा हैं? ये बताइए, जावा वाले मैप रिड्यूस वाले लोग ज्यादा हैं कि एसक्यूएल वाले लोग ज्यादा हैं? एनालिस्ट वगैरह को एसक्यूएल आता है, करेक्ट? एग्जैक्टली। तो एनालिस्ट लोगों को एसक्यूएल आता है, इसीलिए अपने को एक हाइव ऐसा टूल है जो अपने को डेटा वेयरहाउसिंग दे सके, अपने को एब्स्ट्रैक्शन दे सके। तो इसके अंदर जो लैंग्वेज रहती है दैट है हाइव क्यूएल। हाइव क्यूएल इज कंपैटिबल विद एसक्यूएल, ताकि अपने एनालिस्ट लोग एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स फायर करके हाइव के अंदर कमांड्स रन कर सके। क्लियर है यहां तक? तो अब अगर एसक्यूएल की बात कर रहे हैं अपन, मतलब क्या हुआ? हाइव क्यूएल की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर उसके क्या है, टेबल्स है कि नहीं हाइव के अंदर? तो टेबल्स के अंदर क्या होता है? टेबल्स के अंदर होते हैं आपके कॉलम्स एंड रोज। सेंट्री के अंदर कॉलम लेवल के ऊपर आपको ऑथराइजेशन करने को मिलता है। बट सर हाइव इज नॉट अ डेटाबेस। एग्जैक्टली सचिन जी, हाइव इज नॉट अ डेटाबेस। हाइव इज नॉट अ डेटाबेस। अगर डेटाबेस, ये लोगों को थोड़ा पढ़ने की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डेटाबेस एंड अ डेटा वेयरहाउस। लेट्स, ओके ओके ओके। डेटाबेस कनेक्ट्स टू व्हाट डज डेटाबेस कनेक्ट टू, बताइए? एप्लीकेशन, ठीक है। डेटाबेस कनेक्ट्स टू एन एप्लीकेशन। लेट्स से मेरी बैंकिंग की एप्लीकेशन ले लीजिए, या फिर आपके सबके पास यहाँ पे बैंक अकाउंट्स है ना? चलो, लेट्स से आपके बैंकिंग में आपके पास एक एप्लीकेशन है, या तो वो एप्लीकेशन आपको दे रखी है, मतलब कस्टमर को दे रखी है, या फिर उन्होंने एक ब्रांच में लगा के रखी हुई है, वो ब्रांच में कंप्यूटर पे बैठ के वो एक एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन के अंदर से अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं, तो बैकएंड में देयर विल बी अ डेटाबेस दैट विल बी कनेक्टेड टू इट, जहां पे आपके एंट्रीज हो रहे हैं, मतलब आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी कि नहीं? लेट्स से वो वैल्यू है कॉलम नंबर सी के अंदर, यहाँ पे आपके बैंक में आ रखे हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है। एंड यू डिड अ ट्रांजैक्शन ऑफ से 10,000 रुपीज। तो अब ये वैल्यू चेंज होके 90,000 हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। तो मेरा डेटाबेस के अंदर एक्चुअल डेटा, लाइव डेटा, जो भी बोलना है बोल दो, ट्रांजैक्शनल डेटा, कि बॉस मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो सारी चीजें है कि नहीं? अब ये डेटाबेस के अंदर मैं क्वेरी कर सकता हूं क्या, कि बॉस हाउ व्हाट वाज माय नेट स्पेंड इन द लास्ट 3 months? ये क्वेरी मैं फायर कर सकता हूं क्या इस डेटाबेस के अंदर? नहीं, क्योंकि क्या मेरे पास ये, एक बार ये 10,000 से 1,00,000 रुपए से लेकर 90,000 हो गया, तो वो 1,00,000 की वैल्यू वापस से आएगी क्या, अनलेस एंड अनटिल यू हैव पुट इन मोर 10,000 रुपीज? नहीं। सो ये जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है, ये कहीं तो जाना चाहिए, करेक्ट? डेटाबेस के लॉग्स होते हैं, डेटाबेस मशीन के ऊपर। अच्छा, और ये मशीन के ऊपर एक टेबल रहेगा कि ऐसे मल्टीपल टेबल्स रहेंगे? उसके साथ एक मल्टीपल डेटाबेस बनेगा, और वो डेटाबेस एक डेटाबेस सर्वर के ऊपर रहेगा, या मशीन की, करेक्ट?
देखा है अपन ने, क्लाउड एरा भी वैसे ही मल्टीपल डेटाबेसेस करता है। एससीएम का एक डेटाबेस है, हाइव का एक डेटाबेस है, सारे सर्विसेज का अपना अपना एक डेटाबेस है। वो सारे डेटाबेसेस एक डेटाबेस सर्वर के ऊपर रहते हैं माई एसक्यूएल के, और इन डेटाबेसेस के अंदर यू हैव मल्टीपल टेबल्स जहां पे वैल्यूज डायनामिकली चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब इसको अगर मुझे प्रोसेस करना है, इसके अंदर ये टाइप की क्वेरी, एनालिटिकल क्वेरी फायर करनी है, तो क्या करोगे आप हडूप के एनवायरनमेंट में? आप यूज करोगे स्कूप, करोगे। एक्सट्रैक्शन में यूज किया था आपने। ये स्कूप में से ये डेटा आपने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया या इंजेस्ट किया। कहां पे एक्सट्रैक्ट किया, कहां पे इंजेस्ट किया आपने डेटा को? एचडीएफएस के ऊपर। अब एचडीएफएस के ऊपर आपके पास क्या आ गया? लास्ट 3 मंथ्स का डेटा आ गया। 3 मंथ्स बोलो, 6 मंथ्स बोलो, 12 मंथ्स बोलो, 10 years बोलो, वट एवर इट इज। लॉजिक समझ रहे हो? डेटाबेस के अंदर इतना पुराना डेटा रहेगा क्या? 5 साल, 10 साल, 3 महीने, 4 महीने? सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉस्ट कितना बढ़ेगा ये, क्योंकि ये ओएलटीपी है, ओएलटीपी सिस्टम है। ये क्या है? ये एनालिटिक सिस्टम है। इसलिए ये है अपना ओलैप सिस्टम। ठीक है, तो अब ये क्वेरी आपने डेटाबेस में फायर, अपने डेटा वेयरहाउस में फायर करनी है। ठीक है, तो आपके पास एचडीएफएस के ऊपर क्या आ गए? फाइल्स। ये फाइल्स आ गए आपके पास डाउनलोड करके। अब आपके डेटाबेस जो है, आपका डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स हैं, उस टेबल्स का एक स्कीमा रहेगा। दैट स्कीमा विल बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर व्हाट? फॉर ट्रांजैक्शनल डेटा। बॉस, उसके अंदर ट्रांजैक्शनल डेटा रहेगा जिसमें हर एक रो चेंज होती रहेगी, इसीलिए उसको ऑप्टिमाइज करेंगे ना, डीबीएस या फिर ऑरेकल का ऑटोनॉमस डेटाबेस। करेक्ट? अब लिंक लग रही है सबको? पहले वाले सेशंस भूलते मत जाओ भाई। एग्जैक्टली, नेवर फॉरगेट द ओल्ड सेशंस। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शनल डेटा जो रहता है, उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज स्कीमा रहता है आपके पास। डेटा वेयरहाउस के अंदर भी तो कोई स्कीमा रहता है कि नहीं? चलिए, डेटा वेयरहाउस के अंदर एक स्कीमा रहता है। तो अब ये डेटा वेयरहाउस के अंदर जो स्कीमा रहेगा, तो ये जो फाइल्स हैं आपके एचडीएफएस के, इन फाइल्स को लोड करना पड़ेगा आपको इनटू योर हाइव। तभी आपने डेटा, मतलब आपके इकोसिस्टम के सेशन में वो लोड डेटा की क्वेरी फायर करी थी। .csv फाइल को आपने लोड किया था इनटू हाइव। याद आ रहा है? टेबल बनाने के बाद, विद अ पर्टिकुलर स्कीमा बनाने के बाद, एग्जैक्टली लोड डेटा इन पाथ। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, बिल्कुल। ऊपर भी किसी ने भेजा था ये, अफवान जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपने डेटा को लोड किया हाइव के अंदर, फाइल उधर ही है। ठीक है, फाइल एचडीएफएस के ऊपर ही है, बट उनका डेटा वेयरहाउस का कॉन्सेप्ट नहीं तोड़ा आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था? पहले ईटीएल होता था इसी चीज में, क्योंकि अपने को पास सिर्फ स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता था विद लो वॉल्यूम्स। हाई वॉल्यूम्स होता था तो ऑन प्रेमिसेस के ऊपर आप टेरा डेटा यूज कर सकते थे। ठीक है, बट कैसा है? एक्सट्रैक्ट किया, ऑन द फ्लाई ट्रांसफॉर्म किया, एंड फिर लोड कर दिया इनटू डेटा वेयरहाउस ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, मे बी से टेरा डेटा। डेटा का साइज बढ़ा, बिग डेटा आया आपके पास, बिग डेटा के चैलेंजेस आए। टाइप्स ऑफ डेटा जो है, क्या डेटा के कितने वीज होते हैं? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू, और कौन सा एक? यस, वैरायटी। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया आपका डेटा का। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया आपके डेटा का, एंड अब ये वैरायटी का जो प्रॉब्लम है कि बॉस, आपके पास सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ये तीनों को आपको प्रोसेस करना है। इसीलिए आपको चाहिए एक स्टोरेज सोल्यूशन लाइक एचडीएफएस, जिसके ऊपर आप एक डेटा लेक रखेंगे, जहां पे आप ये तीनों चीजें रखेंगे। एंड फिर इसी की वजह से आपको डेटा लोड करना पड़ेगा, फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे। करेक्ट? तो अब ये जो टेबल है, जस्ट बिकॉज आपने ये सारी चीजें कही है, आज भी डेटा वेयरहाउस के अंदर रहेंगे तो टेबल्स ही ना। डेटा वेयरहाउस के अंदर रहेंगे तो टेबल्स ही। तो अब अगर डेटा वेयरहाउस के अंदर आपके टेबल्स ही है, हाइव के अंदर एग्जैक्टली टेबल्स ही हैं, तभी तो अपन एसक्यूएल कंपैटिबल हाइव क्यूएल की जो लैंग्वेज है, अपन मतलब क्या, एनालिस्ट लोग, ये लोग क्वेरीज फायर करके डेटा को क्वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने बोला कि बॉस, ये वाली क्वेरी है,
what is my net spend in the last 3 months. तो आइडियली जब मेरी डेटा की प्रोसेसिंग हुई होगी, क्लीनिंग हुई होगी, ईएमआर का सेशन याद है सबको, जब मैंने वो क्या था अपना, कौन सा वाला डेटा था यार, हेल्थ इंस्पेक्टर वाला डेटा था, उसको क्या किया था मैंने, समराइज किया था, क्या 2 लाख 3 लाख रोज थे अपने पास, और उस रोज को अपन ने समराइज करके 4 रोज में लेके आए थे। तो वैसे ही जब उस फॉर्मेट में डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा क्लीनिंग के बाद, जब डेटा आपके पास डिस्टिल डेटा आ जाता है, तो अब वो डिस्टिल डेटा के अंदर मैं क्वेरी फायर, मेरे एनालिस्ट क्वेरी फायर कर सकते हैं। तो वो क्वेरी जब मैं फायर करूंगा तब यहाँ पे लिखा होगा कि बॉस मेरे पास 3 महीने का मंथ टू मंथ डेटा कितना है। तो मैंने अगर मेरे इसने फायर किया सिलेक्ट कॉलम नेम, वो व्हाटएवर उनकी क्वेरी रहती है, फ्रॉम टेबल सो एंड सो वेयर नेट स्पेंड, और या फिर वो ड्यूरिंग का जो उनका क्लॉज रहता है टाइम ड्यूरेशन वाला, वो उन्होंने करके अगर एक सिलेक्ट क्वेरी वैसी बनाई है हाइव वालों ने, ठीक है, तो उनको इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा कि नहीं। आ गया ये वाला, व्हाट इज माय नेट स्पेंड इन द लास्ट 3 मंथ, बिल्कुल मिलेगा। तो अब मुझे बताओ, उनको ये सवाल मिल रहा है, ठीक है, तो अब एनालिस्ट लोगों को मुझे सिलेक्ट क्वेरीज का क्वेश्चन देना है ना, बिकॉज उनको सिर्फ डेटा क्वेरी करना है। डेटा इंजीनियर जो रहेगा, जो डेटा क्लीनिंग वगैरह करेगा, जो डेटा प्रिपरेशन करेगा, जो डिजिटल डेटा बनाएगा, जॉब सबमिट करेगा, उस इंसान को करेगा या करेगी, उस इंसान को राइट प्रिविलेजेस भी देने पड़ेंगे कि नहीं मुझे, ताकि ये डेटा, ताकि लोड डेटा तो हो पाए इस डेटा वेयरहाउस के अंदर, नहीं तो एनालिस्ट लोग क्वेरी क्या करेंगे। तो अब ये अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देना पड़ेगा, इसीलिए कुछ लोगों को मुझे पूरे सर्वर का एक्सेस देना पड़ेगा, है ना, ताकि वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। ऑफ कोर्स अबरार जी, एसएलए विल बी मोर ऑन हाइव एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू अ डेटाबेस, इट विल बी। बट अगर मैं बात करूं एक ऑन प्रेमिसेस टेरा डेटा के सोल्यूशन से, वो वैरायटी को हैंडल ही नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेटिका, ये सारे जो टूल्स हैं, ये लोग हाथ ही नहीं कर सकते ना, मतलब वो प्रोसेस ही नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई यू नीड दैट काइंड ऑफ टूल, ठीक है। तो अब मुझे एक्सेस देना है सर्वर के ऊपर फॉर एडमिन रोल्स एंड ऑल, एक्सक्यूज मी, कहाँ गए मेरे वो, मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट्स का ये देना है टू एनालिस्ट एंड ऑल। कुछ लोगों को सिर्फ जो नए नए आए हैं उनको सिर्फ उन्हीं के जॉब रिलेटेड कॉलम लेवल भी दे सकते हैं अपन, वो स्क्रिप्ट में है आपके, है ना। कुछ लोगों को देना है कि बॉस ओके यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस, यू कैन क्रिएट अ टेबल, इसीलिए अपन ने कुछ क्वेरीज सिर्फ डेटाबेस के ऊपर फायर किए थे, कुछ क्वेरीज अपन ने टेबल लेवल पे फायर किए थे। अब क्लियर आ रहा है सबको सारी चीजें। अब बोलो एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट, है कोई क्वेश्चन? इन prod environment is there a separate host for each database? नहीं सतीश जी, बिल्कुल भी नहीं। Why would there be a separate, अच्छा अरे बाप रे, अभी भी एक ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है। हाइव का आर्किटेक्चर पढ़े हो, कुछ चीजें सेल्फ स्टडी में आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी देखो सीन कैसा है। हाइव हाइव का डेटा कहां पर है, फाइल्स में स्टोर्ड है इन एचडीएफएस, करेक्ट। तो अब हाइव क्या दे रहा है आपको, एब्स्ट्रैक्शन दे रहा है। तो आपने क्या किया है, हाइव के अंदर बनाया है डेटाबेस एंड टेबल्स। टेबल्स का क्या होता है, स्कीमा होता है। तो ये स्कीमा वो कहां पे स्टोर करता है, ये बताओगे अब आप लोग मुझे। वेयर डज हाइव, आरडीबीएमएस, बिल्कुल। बट हाइव की कौन सी सर्विस करती है, ये बताओ। एचबेस नहीं, मेटा स्टोर, जय बात, ये हुई ना बात। हाइव के अंदर ये देखा है मेटा स्टोर सर्वर, सीएम के अंदर करता क्या है ये आपके हाइव के अंदर जितने भी टेबल्स रहते हैं, स्कीमा रहते हैं, ये एचडीएफएल्स की फाइल्स जहां जहां पे लोकेटेड है उसके अंदर के डेटा की, उसकी मैपिंग, ये मैपिंग हाइव मेटा स्टोर करता है। और ये स्कीमा को कहां पे सेव करता है, वो डेटा बेस के अंदर सेव करता है कि नहीं।
तभी आप लोगों ने माई एसक्यूएल के आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर हाइव का एक डेटाबेस क्रिएट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब बोलो। बोलो। क्लियर है ना सब कुछ कि और कुछ बचा है? करण सिंह जी, एच कैटलॉग अगर आपने यूज किया हुआ है तो ही बोलना। हाइव सर्वर 2। चलो अभी बहती गंगा में हाथ धो ही लो आप लोग भी। ये सारे सर्विसेज जो है आपको पढ़ने हैं, सेल्फ स्टडी भी होती है कुछ, ठीक है। हाइव सर्वर 2 जो रहता है आपका, हाइव सर्वर 2 विल बी डूइंग द जॉब ऑफ एक्सेप्टिंग हाइव के जॉब्स, ठीक है। आपके हाइव के जॉब्स रहते हैं जो आपके एनालिस्ट लोग फायर करेंगे। अब मान लो मेरे पास 200 एनालिस्ट है विच हु आर फायरिंग हेवी ड्यूटी जॉब्स। तब अब हाइव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं वो जॉब, सो दैट इट कैन डू व्हाट, ट्रांसलेट द क्वेरी इनटू व्हाट, मैप रिड्यूस। जब वो जॉब मैप रिड्यूस में ट्रांसलेट होगा तभी तो यान उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। यान के पास एसक्यूएल स्टेटमेंट लेके जाओगे तो वो क्या बोलेगा, ये क्या है। मतलब अगर आपके पास आया कोई हिब्रू बोलते हुए, या हिब्रू छोड़ दो, लेट्स टेक लैटिन बोलते हुए, समझ में आएगा? नहीं ना, बीच में ट्रांसलेटर लगेगा। हाइव के जॉब्स को एक्सेप्ट करने के लिए आपको वो चीज लगेगी। इसीलिए जब आपका हाइव का जितने लोग हाइव के हाई अवेलेबिलिटी बोलते हैं वो इसको बढ़ाने की बात करते हैं। और ये मैं नहीं बोलता हूं एक्चुअली, ये क्लाउड एरा बोलता है। दिखाता हूं, ये भी बताता हूं, डोंट वरी। स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये देखो, लेट्स से यू हैव अ 200, अभी चलो 80 to 200 वर्कर होस्ट विथ हाई अवेलेबिलिटी का एग्जांपल लेते हैं। गेटवे के ऊपर क्या है आपका, हाइव सर्वर 2 है कि नहीं। अब अगर मैंने गेटवे होस्ट बढ़ाए, जिसमें मैंने ह्यू बढ़ाया, ह्यू सर्वर बढ़ाया, हाइव सर्वर 2 बढ़ाया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो रहा है, मेरा लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ह्यू का एक लोड बैलेंसर है जिसके थ्रू सब लोग एक्सेस कर रहे हैं मेरे ह्यू को, एंड वो लोड बैलेंसर अलग अलग ह्यू के सर्विस पे जा रहा है, एंड वहां पे लोकेटेड हाइव सर्वर 2 के ऊपर अपने जॉब सबमिट किए जा रहे हैं थ्रू ह्यू। Hive Server 2 is accepting those jobs, retrieving the metadata information from Hive Metastore, which is communicating with the database. उसके लिए देखिए रोहित जी, थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अब आपके इसमें क्या एरर आया है वो अपने को देखना पड़ेगा। We add user AD, then why we add it in Linux? Karan Singh ji, because do you want impersonation in Hadoop? मतलब अगर आपके नाम पे किसी और ने जॉब सबमिट किया, impersonation किया, आइडेंटिटी आपकी लेके किसी और ने आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया, तो आपको पसंद आएगा क्या, बताइए आप? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए मेरे लिनक्स के ऊपर लिनक्स के ऊपर जो यूजर है, किसी और लिनक्स के ऊपर किसी और यूजर ने किसी और का टिकट लिया और किसी और के नाम पे जॉब सबमिट किया, तो वो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली exactly नहीं। लेट्स से मेरे पास अगर एडी के ऊपर एक यूजर अकाउंट है, ठीक है, एंड लिनक्स के ऊपर नहीं है, तो इम्पर्सनेशन होता है उसमें, ठीक है। वी एड इट लिनक्स, बट हाउ अबाउट। योगी जी आपका सवाल नहीं समझा मुझे। एग्जैक्टली exactly, इसीलिए इम्पर्सनेशन डिसेबल करते हैं अपन, बिल्कुल। योगी जी आपका आपका सवाल थोड़ा डिफरेंट वे में फॉर्म करके बताइए मुझे, व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क। अपना आज का सेशन था आरडीएस का, है आरडीएस का। अब हाइव इम्पाला नहीं, हाइव इम्पाला के बीच का डिफरेंस नहीं बताऊंगा मैं, वो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। फास्ट क्वेरी इंजन है इम्पाला।
Afan ji, you can use two-way trust for with two-way trust with MIT KDC. It is technically possible, but क्यों नहीं करेंगे? आपको मेरे one-way trust के, आपको मेरे two-way trust के सेशन में जाके देखना पड़ेगा, शुरुआत का आधा घंटा, उसमें ये चीज बताई है मैंने। योगित जी, आप यूजर सिंक करवा सकते हैं एडी और लिनक्स के ऊपर, और एडी को नहीं पता पड़ रहा है अबाउट द यूजर, आपका सेंट्री इज नॉट अलाउइंग दैट कॉन्फ़िगरेशन। आपका ऑथराइजेशन कौन कर रहा है? यहाँ पे सेंट्री कर रहा है ना। तो बिफोर यू गेट एक्सेस टू हाइव सर्वर 2, सेंट्री इज डूइंग दैट। नहीं सचिन जी, दैट इज नॉट द रीजन व्हाई हाइव नीड्स अ डेटाबेस। अभी बताया था मैंने व्हाई हाइव नीड्स अ डेटाबेस। एग्जैक्टली, अक्षय जी ने आपका जवाब दे दिया है फिर से। ठीक है, आ जाए आरडीएस के ऊपर। चलिए नसीब। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट दो, मजाक मस्ती एक जगह पे, अभी सच्ची बताइए मुझे, ये जो अभी मैंने बताया है, जल्दी जल्दी में बताया सारी चीजें, जल्दी की है बट जल्दबाजी नहीं करी है। समझ में आया है ना सबको? सारी चीजें जो बताया वो क्लियर है ना? ठीक है, परफेक्ट। नहीं 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 सोहेल जी, थ्रिफ्ट सर्वर नहीं, थ्रिफ्ट सर्वर नहीं, कूडू मास्टर नहीं, ये ये सारे कोई सर्वर्स, ये कि दूसरे सर्विसेज नहीं, आपको यूज करने हैं, यू आर मोर देन वेलकम। देखिए, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है और एक पॉइंट है, व्हाई एम आई नॉट डूइंग दैट। ठीक है, करने को कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, नहीं, बट ऑर्गेनाइजेशन में यही सर्विसेज रहेंगे कि आगे और भी आते रहेंगे? टेक्नोलॉजी तो चेंज होती ही रहती है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। अभी अगर अपनी बात, अगर मैं आपको ऑनेस्टली अगर एक चीज बताऊं, ठीक है, मेरे भी जो, मैं भी जब काम करना चालू किया था तब से अभी तक कितने सारी टेक्नोलॉजीज आके जा चुकी है। ठीक है, अगर मैं सीडीपी की बात करूं, आप लोगों के टाइम की बात करूं, आप लोगों के एनवायरनमेंट की बात करूं, तो लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। यहाँ पे जो लोग एचबेस बोल रहे हैं, अभी देखिए सीडीपी के ऊपर, अरे ये डेटा फॉर्म कुछ हो गया यार, डेटा फॉर्म नहीं चाहिए मुझे। चलिए, आ जाए आरडीएस के ऊपर, क्या बोलते हो? बिकॉज अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में चीजें आती जाएंगी, बट व्हाट विल एंड अप हैपनिंग, अगर आप लोगों को खुद से वो चीज चेक करने की ये नहीं बनी। ठीक है, हर सब अपाचे के ऊपर देर, हर क्लाउड एरा के खुद के कितने प्रोडक्ट्स हैं यार, सब एक एक चीजों को अपन लेके नहीं जा सकते हैं। सो एग्जैक्टली। अच्छा, जो कुदू के बारे में पूछ रहे हैं, हैव यू गॉटन अ जॉब इन कुदू और आर यू अप्लाइंग फॉर एन इंटरव्यू इन कुदू? अगर वैसा है तो बताइए, फिर मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करता हूँ। कौन पूछ रहे थे? अपग्रेड का सेशन लूंगा लास्ट में, डोंट वरी। आपका एग्जैक्टली 5.16 से 6.2 के ऊपर बताऊंगा। निखिल जी, सीडीपी के सेशन में आप पूछना ना मुझे ये सवाल, चिंता मत कीजिए। अभी देखिए, अभी आप लोग के सेंट्री के ही सवाल, सेंट्री और हाइव के सवालों ने अपना हाफ एन आवर ले लिया। अभी कूदू पे जब मारेंगे और 15-20 मिनट, आधा घंटा जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए उसको प्लीज, इतना मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। ठीक है, हाँ, ये ज्योति जी का सवाल पसंद आया कि ट्यूनिंग सीखे कहां से, ये जवाब दे दो, तो ये जवाब दे सकता हूं मैं।
दिखा रखा है मैंने एडमिन टास्क में, बट आई स्टिल शो इट अगेन। क्लाउडेरा एडमिनिस्ट्रेशन, जहां से आपको सीखना है वो रिसोर्स में दे सकता हूँ, जिन जिन को समझना है। ये दिख रहा है यहाँ पे, हर एक कंपोनेंट के लिए अपनी अपनी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आप कर सकते हैं। एच बेस की करनी है जिसको, हाइव की करनी है जिसको, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, कंपोनेंट गाइड्स नहीं, क्लस्टर मैनेजमेंट पे आता है। वी आर गोइंग टू गो टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यस, एंड वी आर गोइंग टू गो टू, ये दिख रहा है यहाँ पे, गार्बेज कलेक्शन की ट्यूनिंग, यान की ट्यूनिंग, स्पार्क की ट्यूनिंग, एंड ये आपके सीडीएच के कंपोनेंट्स की ट्यूनिंग। ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हो ऑलरेडी, ट्यून डॉट सर्विस किया था, राइट? इसके ऊपर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारे प्री रेक्विजिट्स में अपन ट्यून्ड, टीएचपी, वीएम स्वैपिनेस, ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? हाँ जी, प्री रेक्विजिट्स अपन इसीलिए बुलाते हैं इसको, बिकॉज प्रोडक्शन के अंदर इट विल ऑल परफॉर्मेंस ट्यून्ड चीजें ही प्रोडक्शन के अंदर हिट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी करण सिंह जी, स्मोक टेस्ट सब कुछ, ठीक है? यान की ट्यूनिंग कर सकते हैं, वो शुरुआत में हो जाती है, पर ठीक है, let's not get ahead of ourselves. Let us focus on something that is new as well, and something that has been used in the organizations for some time now, ठीक है? एंड आप अगर मुझे बोलेंगे कि ये, एक सेकेंड, लेट मी गेट माय आईपैड ओवर हियर, उसकी स्क्रीन जरा शेयर कर दी जाए। अक्षय जी अभी आरडीएस देखिए, आरडीएस कैसे निपटाते हैं अपन, चिंता नहीं, that delivery is my responsibility, don't worry। चलिए अभी let us begin। सो आरडीएस जो एक सर्विस है ना, अभी तक आप लोगों ने एक MySQL का डिप्लॉयमेंट अपन ने ऑलरेडी देख रखा है, करेक्ट? किस चीज के लिए आपने MySQL का डिप्लॉयमेंट किया था? व्हाट वाज द पर्पस दैट यू यूज्ड? व्हाट वाज योर एप्लीकेशन वाज क्लाउडेरा सीडीएच एंड सीएम। मतलब सीएम के ऊपर आपके मैट्रिक्स कलेक्शन के का था, सीडीएच के कंपोनेंट्स के बारे में अभी अपन ने देखा कि कौन कौन से इसको लगता है। सेंट्री को डेटाबेस लगता है, यू ऑल ऑफ यू नो दैट, करेक्ट? हाइव को लगता है, अभी एक्सप्लेन किया था मैंने डेटाबेस, ठीक है? नेविगेटर को लगता है, आपके होस्ट मॉनिटर, आर मैन, ऊजी, ऊजी को लगता है, बिल्कुल इन सबको लगता है, इन सबको लगता है, अब सबको हिट हो चुकी है। तो ये जो MySQL का जो डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, अब मैं डेटाबेस सर्वर की बात कर रहा हूं, ठीक है, नॉट द डेटाबेस दैट इज इनसाइड ऑफ द डेटाबेस सर्वर। ये डेटाबेस सर्वर का एडमिनिस्ट्रेशन तो करना पड़ता होगा कि नहीं? मतलब क्या, इस सर्वर की परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, इस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, इस सर्वर की अपग्रेड्स, अपडेट्स, सिक्योरिटी पैचिंग। ये MySQL का जो सर्वर था, ये आप लोगों ने लिनक्स के ऊपर डाला था कि नहीं? तो वो लिनक्स के ऊपर जो आपने डाला था, उस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की की यही सारी चीजें, ट्यूनिंग, कॉन्फ़िगरेशन, अपग्रेडेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो अब ये सारी चीजों के लिए आपको क्या लगेंगे? आपको डीबीएस भी लगेंगे, आपको लिनक्स एडमिन भी लगेंगे, लगेंगे कि नहीं? और ये सारी चीजों को करने के लिए, ये सारी चीजें कर तो तब भी ये डीबीएस एंड लिनक्स एडमिन ले लेंगे, पगार भी ले लेंगे अपनी, उसका इशू नहीं है। ये सारी चीजें करने के लिए ये लेंगे कि नहीं? एंड ये होगा कि नहीं? ह्यूमन एरर्स आता है, बिल्कुल आता है। अच्छा, एक चीज तो रह गई, डिजास्टर रिकवरी, डीआर कौन करेगा? इसका भी तो डीआर होता होगा ना, कि अगर मान लो मेरे क्लाउडेरा के सारे कंपोनेंट्स अच्छे से चल रहे हैं, मेरा MySQL का सर्वर डाउन चला गया, तो आपके क्वेरीज फायर होंगे क्या हाइव के? सेंट्री आपका ऑथेंटिकेशन, सेंट्री आपका ऑथराइजेशन कर पाएगा? सब 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 डाउन जाएगा। तो इसका भी तो डीआर होना जरूरी है कि नहीं? तो अब ऑर्गेनाइजेशन में इमेजिन कर रहे हो नंबर ऑफ पीपल कितने लगते हैं, क्या लगते हैं? अच्छा, ये डेटाबेस का भी तो अपना साइज रहता है,
इसकी स्केलेबिलिटी का ध्यान कौन रखेगा, इसके स्टोरेज का ध्यान कौन रखेगा, मैं ऑप्टिमाइज की जब बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। इसके बैकअप का ध्यान कौन रखेगा, इसकी मॉनिटरिंग का ध्यान कौन रखेगा। तो डू यू नीड अ डीबीए, डू यू नीड अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए हार्डवेयर मैनेज करने के लिए कोई लगेगा अगर ये ऑन प्रेम के ऊपर है तो, मतलब हार्डवेयर टीम, वर्चुअलाइजेशन टीम, जिसको जो भी बोलना है। बिल्कुल, इसकी अपने मेंटेनेंस विंडोज होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो अब वेलकम टू आईटी, यही बोलूंगा मैं। जब इतनी सारी चीजें होती हैं तो क्लाउड ने आपको हार्डवेयर लेवल के ऊपर तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर दी, करेक्ट, दे दी, ठीक है, स्टोरेज दे दिया, सब कुछ दे दिया। बट अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को यूज करके आप एक डेटाबेस बना रहे हो, तो डेटाबेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्टोरेज सोल्यूशन ओनली ना, टेक्निकली स्पीकिंग। तो एडब्ल्यूएस ने बोला कि बॉस, हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजों को, ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, ये सारी चीजों को हम करते हैं कोडिफाई, ठीक है, हम इसको करते हैं ऑटोमेट, ठीक है। ऑलरेडी बाकी के, ऑलरेडी इसके लिए अलग अलग टूल्स मार्केट में मिलते होंगे कि नहीं पहले, जो जो डीबीएस का काम आसान बनाते होंगे, जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का काम आसान बनाते होंगे, जैसे अपने केस में सेंट्रीफाई वगैरह रहता है। बिल्कुल, आरडीएस सास की बात नहीं कर रहे, पास की बात नहीं कर रहे, अभी उसको छोड़ दो, सास है पास है उसको वो साइड में कर दो, ठीक है। बताता हूं क्यों साइड में कर दो, बिकॉज इट्स लाइक एन इन बिटवीन प्रोडक्ट। बाय इटसेल्फ आरडीएस अगर आपने लिया तो कैन यू यूज इट, मतलब कैन यू यूज इट एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब वो जूम की तरह है क्या कि आपने उसको यूज किया और काम चलाया, नहीं ना, एप्लीकेशन तो लगेगा ना जिसके साथ आरडीएस को कनेक्ट करोगे, ये तो सर्वर रहेगा, क्लाइंट लगेगा कि नहीं आपको है ना, वो नहीं बोल रहा, ठीक है, क्लाइंट के बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इसीलिए उसको मैं सास तो बुलाऊंगा ही नहीं, पास बुलाऊंगा क्या, अब बुलाने को तो कोई इसको क्या नहीं बोला सकता, बट टेक्निकली इट वोंट फिट अंडर द कैटेगरी ऑफ पास, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको बोलूंगा इट विल बी लाइक एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्रोवाइडेड एज अ सर्विस ओनली, बट इट इज अ मैनेज सर्विस। मतलब क्या रहेगा, एडब्ल्यूएस ने इतनी सारी चीजें बना रखी है, एंड उसने बोला कि ये सारी जितनी चीजें मैंने अभी ऊपर लिखी, ये सारी चीजों को एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा। और एडब्ल्यूएस क्या लोगों को रख के करेगा, ह्यूमंस को रख के, एक्सक्यूज मी, उसको मैनेज करेगा कि ऑटोमेटेड फैशन में सिस्टम को यूज करते हुए मैनेज करेगा, ऑटोमेटेड फैशन में सिस्टम को यूज करते हुए उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. अब इसको, तो इस सर्विस के लिए उसने क्या बनाया, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस सर्वर नहीं, सर्विस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस जो है आपकी, दैट गिव्स यू अ फुल्ली मैनेज्ड डेटाबेस सर्वर, ठीक है, it gives you a fully managed database server that is compliant with SQL engines like MySQL, Postgre, Oracle, जो भी आपको engine चाहिए वो सारे database के engines मिल जाएंगे। अभी अपन जाएंगे स्क्रीन के ऊपर एंड आई शो यू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। बट ये सारी चीजें मिल जाएंगी, तो मतलब आप engines यूज कर सकते हैं। तो कोई प्रोप्राइटरी डेटाबेस है क्या आरडीएस, नहीं, आपको ओपन सोर्स की चीजें भी मिलेंगी, आपको लाइसेंस चीजें भी मिलेंगी ऑरेकल जैसी, विथ ब्रिंग योर ओन लाइसेंस की फंक्शनैलिटी, की आपने अगर ऑलरेडी खरीद के रखा हुआ है लाइसेंस, तो आप उसको यूज कर सकते हैं इन द क्लाउड, ठीक है। अरे बिल्कुल, और बिल्कुल सोहेल जी, एंड आरडीएस में अमेजोन ने बोला है उन इसके बारे में, अरोरा के बारे में, ये इनका प्रोप्राइटरी सर्विस है, ठीक है। Aurora इनकी प्रोप्राइटरी सर्विस है दैट हैज कंपैटिबिलिटी विद MySQL एज वेल, बट अभी इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देने वाला हूं, बिकॉज आप लोगों के डेटा ऑप्स में, आप लोगों के एनवायरनमेंट में वेयर इन यू हैव क्लाउडेरा, यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैंने आरडीएस यूज होते हुए ज्यादा देखा है। एनी कंपनी दैट इज देयर दैट इज यूजिंग क्लाउडेरा इन AWS, मतलब क्लाउडेरा ऑन AWS अगर वो लोग यूज कर रहे हैं, देन RDS becomes a very strong value proposition for them, ठीक है।
और वो RDS सिर्फ क्लाउडेरा के लिए नहीं, अलग अलग चीजों के लिए भी यूज हो सकता है. इफ दे हैव अ हाइब्रिड आर्किटेक्चर और इफ दे हैव only a cloud architecture on AWS, then उनके पास RDS becomes a very strong thing. सुमित जी, RDS is not serverless. ठीक है, RDS is not serverless. अरोरा के अंदर अरोरा सर्वरलेस नाम की एक चीज है. पर्सनली मैंने भी उसको यूज किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यूज किया हुआ है अरोरा सर्वरलेस को, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग द डेटाबेस राउट, वी आर गोइंग the big data, Cloudera, and little bit of AWS with cloud administration route. That is what we are looking at as a job profile. Clear hai yahan pe? You're not becoming a database expert. I can tell you all of these things. Neither are you becoming solutions architect at the moment. ठीक है, जो बन रहे हैं आप लोगों में से few people who are actually targeting that, उनके लिए please contact the administrator. उनके लिए अपन करेंगे, उनके लिए कुछ तो भी देख लेंगे अपन एक अदर सेशन. इफ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल देन वी कैन कंसीडर. ठीक है अब्दुल जी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स अ MySQL database and you are in the cloud, then you can definitely use RDS. अच्छा, अगर आप सिर्फ ऑन प्रेमिसेस के ऊपर हो तो RDS आपके पास ऑप्शन है क्या? नसीब नहीं बोला, मेरा नसीब. नहीं, जॉब लग गई थी किसी को और उन्होंने मुझे आके पूछा, सर ये लोग मुझे ना ये लोग मुझे डिप्लॉय करने को बोल रहे हैं क्लस्टर को, मैं RDS यूज कर सकता हूँ क्या इधर? मुझे वो MySQL का डेटाबेस कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा इशू है. मैंने बोला क्या, कर लो और अपना रोल्स वगैरह बना लो, इसके IAM के रोल्स बना लो एंड देन गो फॉर इट. इज लाइक सर IAM तो नहीं है मेरे पास क्योंकि ना हमारा ऑन प्रेमिसेस का है. मैंने बोला RDS कहाँ से लेके आओगे फिर? RDS कहाँ से लेके आओगे? ऐसे ऐसे सवाल आते हैं. ठीक है, तो इसीलिए पहले से पूछ लिया मैंने आप लोग को कि RDS सिर्फ क्लाउड के ऊपर आता है. तो आप लोग प्लीज जब जॉब पे लगोगे ऐसे सवाल मुझे मत पूछना या किसी को भी मत पूछना, सीरियसली. बाय गॉड. ठीक है, हाँ RDS अपन ने यूज किया था अरोरा, आई थिंक वी माइट हैव यूज्ड बैक देन. ठीक है, चलेगा, डोंट वरी. बट अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. लेट अस फर्स्ट क्रिएट अ डेटाबेस. ठीक है, वो स्क्रीन पे आता हूं मैं डेटाबेस क्रिएट करने के लिए एंड ये लोड होने का नाम नहीं ले रहा है. वाई सो? लॉगिन टाइम आउट हुआ होगा. नहीं, अच्छा, अगेन दिस इज अ रीजनल सर्विस. आप जिस रीजन के अंदर डिप्लॉय करोगे आपका डेटाबेस सर्वर उसी रीजन के अंदर रहेगा. ठीक है, रीजन स्पेसिफिक. ठीक है, तो वो चीज को ध्यान रखना है. अभी मैं आ रहा हूँ स्टैंडर्ड क्रिएट. यहाँ पे आपको डेटाबेस इंजन्स दिख रहे हैं. मैंने MySQL के बारे में बात करी, पोस्टग्रे के बारे में बात करी, ओरेकल के बारे में बात करी. क्लाउडेरा वाले MySQL को पकड़ के रखो एकदम तगड़ी तरीके से. जिनको CDP विद FIPS कंप्लायंस फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करनी है वो पोस्टग्रे 10 को पकड़ के बैठो. प्रोडक्शन वाले ओरेकल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट MySQL लोग प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं फॉर दिस, क्या बोलते हैं अपना, मैंने देखा है क्लाउडेरा में अगर क्लाउड पे हो तो MySQL भी यूज हो जाता है. ठीक है, बाकी चीजें क्लाउड एडमिन के लिए, स्पेशली अरोरा बहुत अच्छी सर्विस है बाय द वे, बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस है. कितने लोग यूज करते हैं बट ठीक है. आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको MySQL कम्युनिटी एडिशन वर्जन 8. ये इतने सारे वर्जन है. आपके क्लाउडेरा में कौन सा सपोर्टेड यूज करेंगे आप लोग? 5.7. जय बात, जियो, सब जियो. 8 यूज करने के बारे में सोचना भी मत. 5.7.4 अगेन आपके सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी लिस्ट, क्लाउड एरा, रेफरेंस आर्किटेक्चर फॉर AWS याद रखना है, सपोर्ट मैट्रिक्स याद रखना है. बिल्कुल अफवान जी, बिल्कुल बढ़िया, एक्सलेंट. ठीक है, बस ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है. आपका SQL अपन ने ये ले लिया. मल्टीपल वर्जन आर सपोर्टेड. हर वर्जन डज नॉट सपोर्ट ऑल इंस्टेंसेस, ये बात ध्यान में रखना. मैं अभी के लिए प्रोडक्शन ले रहा हूं बट उसके पहले एक चीज समझानी है. डेटाबेस जो होता है उसको
स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर लगता है, ये याद है अपन ने वन ऑफ द स्टार्टिंग के सेशंस में सर ने बताया होगा या किसी ने तो बताया होगा आप लोग को, या मैंने ही बताया होगा, है ना? तो यहाँ पे EC2 के इंस्टेंसेस जैसी नेमिंग कन्वेंशन दिख रही है कि नहीं सामने? बस उसके ऊपर, उसके पहले ये DB डॉट दिख रहा है, डेटाबेस डॉट दिख रहा है, DB.M5 large, DB.M5X exact. तो बेसिकली ये है EC2 instances, ठीक है? However, these are specialized EC2 instances. These are database instances. Exactly, these are EC2 instances that have been tuned for databases. ठीक है? Performance उसकी tuning हो रखी है, and ये specialized hardware के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है? ये भी ध्यान में रखना। हाँ, all optimizations have been done for this particular thing. ठीक है? नेटवर्क का ऑप्टिमाइजेशन अगर आप लोग देख रहे हैं तो कितने MBPS का कनेक्शन आप लोग को मिल रहा है? 19,000 MBPS, मतलब अगर मैं जाता हूं मतलब 19 गीगाबिट्स पर सेकेंड, वो याद है सबको? अप टू 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड, 50 गीगाबिट्स पर सेकेंड, याद है? एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें इसमें ऑलरेडी रन की हुई है, ठीक है? तो अब मेरे पास स्टैंडर्ड क्लासेस रहते हैं विच आर योर मेमोरी ऑप्टिमाइज, मतलब आपके स्टैंडर्ड क्लासेस रहेंगे। देन आपके पास मेमोरी ऑप्टिमाइज क्लासेस रहते हैं, बिकॉज डेटाबेस के अंदर मेमोरी जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है डेटाबेस कनेक्शंस के लिए, सबसे ज्यादा, हमेशा ध्यान में रखना। डेटाबेस के लिए मेमोरी इज द जान उसकी, ठीक है? सो ये मशीन्स रहते हैं आपके, एंड बर्स्टेबल को इग्नोर भी कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज प्रोडक्शन में तो ये क्या ही यूज होंगे बेचारे, ठीक है? अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, डेटाबेस एक ऐसी चीज है जिसको आप स्केलेबिलिटी है क्या इसके अंदर? मतलब आप डेटाबेस के मल्टीपल डेटाबेसेस रन कर सकते हो क्या विदाउट डूइंग शार्डिंग? अगर यहाँ पे है कोई डीबीए तो इसलिए पहले ही बोल देता हूं मैं, शार्डिंग को साइड में रख दो। जिसको नहीं पता है शार्डिंग वो इग्नोर कर दो, डीबीएस का काम है। ठीक है? तो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आपको क्या करना रहेगा, आपको इसको कैपेसिटी प्लानिंग के समय will this database instance need to be provisioned for peak performance, है ना? बिल्कुल, मतलब डेटाबेस needs to be procured for peak performance, मतलब इसके ऊपर पैसा बहुत तगड़ा खर्चा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे ही, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, एज अ एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे ही स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर दिख गया ना आपको, जैसे ही आपको स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर दिख गया, समझ जाना इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है? मतलब पैसा ही पैसा है। ओके, ठीक है, लेट्स कम बैक। अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। जैसे ही मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा, आप लोगों के दिमाग में एक चीज हिट होनी चाहिए, दैट इज डिजास्टर रिकवरी, DR। प्रोडक्शन बोला DR, प्रोडक्शन बोला DR, याद रखिए, ठीक है? तो DR डिजास्टर रिकवरी, तो अगर DR है मतलब मुझे क्या चाहिए? हाई अवेलेबिलिटी चाहिए मेरे डेटाबेस की, बिल्कुल चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, हॉट स्टैंड बाय चाहिए, हॉट स्टैंड बाय चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। तो ये देखो करना कितना आसान है, ये दिख रहा है यहाँ पे मल्टी एजी डीबी इंस्टेंस, ये चीज दिख रही है, मल्टी एजी डीबी इंस्टेंस, ये यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने तो आपका हॉट स्टैंड बाय विल ऑलवेज बी रेडी, ठीक है? इसको करते कैसे हैं ये समझ लेते हैं अभी फिर, ठीक है? इनेबल तो एक क्लिक में हो जाता है क्लाउड में हर चीज, कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बिल्कुल, तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि अगर किसी ने मुझे बोला कि मैं क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मुझे RDS का DR नहीं समझ में आता, बाय गॉड, फिर देखना, ठीक है? करता हूं, तो स्क्रीन पर वापस जाएंगे तब फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा मैं, ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? RDS के अंदर कॉन्सेप्ट में मल्टी एजी जो चीज रहती है उसको समझिए, ठीक है? लेट्स से मेरी ये एप्लीकेशन है, ठीक है? ये एप्लीकेशन क्या परफॉर्म करेगी मेरे डेटाबेस के अंदर? राइट्स एंड रीड्स, ठीक है? डेटाबेस के अंदर होता है CRUD, CRUD करके चीज होती है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ठीक है?
याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, बस मैं पासिंग में बताते जा रहा हूं ये सारी चीजें। ठीक है, अब ये चीज हुई आपको, ये जो राइट एंड रीड्स होंगी वो कहां पे करनी पड़ेंगी आपको? आरडीएस के मास्टर डीबी में करनी पड़ेगी कि नहीं? बिकॉज ये रहेगा मेरा एक्टिव, ये रहेगा एक पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, AZ1 लेट्स से, ठीक है, AZ1 के अंदर रहेगा। तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, ये हो गया मेरा मास्टर टीवी। ठीक है, अब मान लो मेरा अवेलेबिलिटी जोन डाउन चला गया, या ये डेटाबेस मशीन के ऊपर कुछ इश्यूज आ गए, विल माय एप्लीकेशन गो डाउन? मेरा क्लाउड एरा मैनेजर डाउन जाएगा, मेरा हाइव डाउन जाएगा कि नहीं, अगर मेरा डेटाबेस में इश्यू है तो? बिल्कुल। तो मुझे क्या चाहिए, आप लोग बोल रहे हो मुझे चाहिए एक हॉट स्टैंड बाय, हॉट स्टैंड बाय चाहिए। ये हॉट स्टैंड बाय मुझे दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए कि नहीं? तो अब देखो, अब जैसे ही मैंने बोला स्टैंड बाय तक तो बात ठीक थी, ये हॉट वर्ड यूज करने के बाद अभी देखो कैसे गर्म होती है चीजें। ये चाहिए कि नहीं, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए कि नहीं बिटवीन योर मास्टर एंड योर ये, ताकि इट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। बिल्कुल चाहिए। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, दिस नीड्स टू बी, क्या बोलते हैं, एसिंक्रोनस होना चाहिए कि इट शुड बी सिंक्रोनस, मतलब इट शुड बी सिंक्रोनस, इट शुड बी सिंक्रोनस, मतलब ऐसा कोई कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉस मेरा जो स्टैंड बाय है वो क्या बोलते हैं, पुराना डेटा सर्व करे। ठीक है, इट शुड बी इन सिंक विथ ईच अदर। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। अब बताओ, अगर मेरा मास्टर डाउन चला गया, मास्टर का एक आईपी एड्रेस रहेगा, मास्टर का एक डीएनएस रहेगा कि नहीं? तो मुझे ये स्टैंड बाय का डीएनएस यहां पे अपडेट करना पड़ेगा इन अ नॉर्मल सेटिंग। रादर, मास्टर का मेरे पास आईपी एड्रेस रहेगा, यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस रहेगा स्टैंड बाय का। तो अगर मैंने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया तो मुझे वो मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा। तो इससे हाईली अवेलेबल तो हुआ ही नहीं ना, टेक क्वालिटी का मेट्रिक अचीव किया क्या मैंने, हाई अवेलेबिलिटी का, अगर मैंने मैन्युअली उसको रखा है तो? नहीं, ये भी इसीलिए बताना पड़ रहा है बिकॉज देयर हैव बीन पीपल who in companies they have configured their application with IP addresses for RDS, and I'm like, क्या चल रहा है इस कंपनी में? क्या चल क्या रहा है? ये डिजास्टर, ये कौन इनका ऑडिटिंग परफॉर्म कर रहा है? ठीक है, देन AWS क्या देता है आपको इसके लिए? AWS देता है आपको वन DNS नेम। मतलब AWS ने बोला आपको कि ये है मेरा एंड पॉइंट, ठीक है, ये है मेरा एंड पॉइंट, ये है मेरा DNS नेम। जैसे ही ये चीज डाउन जाएगी, मैं ऑटोमेटिकली इसका आईपी एड्रेस यहां पे स्विच कर दूंगा। AWS ये भी आपको मैनेज करके दे रहा है। ठीक है, एंड ये डीएनएस आपको अपडेट करना पड़ेगा कि अब एप्लीकेशन के अंदर? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एक डीएनएस नेम है, आपके एप्लीकेशन को मिलता है एक सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस। ठीक है, तो ये AWS ने डिजास्टर DR के पर्सपेक्टिव से ये चीज ऑलरेडी करके रखी है। लेट्स से स्टोरेज लॉस हुआ, फिर नेटवर्क फेलियर हुआ, AZ डाउन हुआ, कुछ भी हुआ, सीधा ये दिस विल कम इन एक्शन। संदेश जी एग्जैक्टली वही यूज होता है। एक्चुअली नहीं, सीनेम रिकॉर्ड्स नहीं यूज होते हैं। राउट 53 के अंदर एक फीचर है ऑफ ऑटोमेटिक ऑफ फेल ओवर रिकॉर्ड्स, तो उसके अंदर आप रिकॉर्ड्स यूज कर सकते हैं उसके, वो मैनुअल चीज है, उसको अपन बाद में देखेंगे। दैट इज, RDS आपको ऑटोमेटिकली ये चीज दे रहा है, तो मैं उसके लिए राउट 53 के ऊपर जाऊंगा नहीं। ठीक है, बट जिन एप्लीकेशंस में नहीं है उनके लिए जाऊंगा, वो अपन बाद में देखेंगे। राउट 53 का सेशन आज नहीं है, बट ठीक है, चिंता नहीं। बट हाँ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सही जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोटो लेते बैठ, आईपैड तो स्क्रीनशॉट, हाँ। अब इस किसी को, नहीं नहीं, कल राउट 53 है ना, कल राउट 53। अब मुझे एक बात बताइए, DR सबको क्लियर है ना, डिजास्टर रिकवरी पूरी तरीके से क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर है, लेट्स कम बैक टू अपना स्क्रीन।
ठीक है, सिंगल भी ले सकता हूं मैं, डिजास्टर रिकवरी भी ले सकता हूं। अभी के लिए मैं सिंगल ले रहा हूं बिकॉज क्या, पैसा बचाओ आंदोलन बहुत जरूरी है लाइफ में। ठीक है, AWS आपके बिहाफ पे पहला एक डेटाबेस क्या बोलते हैं ऑलरेडी क्रिएट कर देता है। ये डेटाबेस का नाम है जो आप देना चाहोगे, आपको जो भी देना है दे दो। मैं अभी बोलता हूं डेटाबेस प्रॉड। ठीक है, मास्टर यूजर नेम आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऑटो जनरेट कर दे मेरे लिए पासवर्ड। यूजर नेम अभी के लिए एडमिन रखते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है लोगों के लिए, एक ये साइड से बंद करो। अब दिख रहा है? अबराज जी पूछ रहे मोर देन वन स्टैंड बाय इज पॉसिबल। अबराज जी एक बार इसका प्राइस देखेंगे ना आप, तो आप भी वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह बोलेंगे बिना स्टैंड बाय के डीआर पॉसिबल है क्या? एक बार इसका अगर आपने प्राइस देख लिया ना, तो आप भी वही चीज बोलेंगे। वो प्रोजेक्ट मैनेजर भी ऐसे ही बोलता है, यार यार कुछ ऐसा बताओ यार आनंद, बिना हॉट स्टैंड बाय के डीआर हो जाए। मैंने बोला सर काश जिंदगी इतनी अच्छी होती। इज लाइक पता है नहीं होती है आनंद, बट ठीक है मजाक कर लेने दो थोड़ा, तो मुझे प्रोजेक्ट पे आ रहा है कॉस्ट, अब क्या करें। ठीक है। हम्म। अब देखो, अब ये जो चीज रहती है आपकी, लेट्स से वी आर टेकिंग अ मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड इंस्टेंस। ठीक है, वी आर टेकिंग अ मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड R5 8 एक्स्ट्रा लार्ज 32 vCPUs 256 GB ऑफ रैम, रैम ही रैम है, एंड 6.8 Gbps की गीगाबिट्स पर सेकेंड का नेटवर्क है अपना। ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। अब लेट मेरे पास सीपीयू तगड़ा है, रैम तगड़ा है, नेटवर्क तगड़ा है, बर्स्टेबल छोड़ देना अमित जी। वो टी वाले सीरीज के जो क्लासेस रहते हैं ना, ये जो क्लासेस हैं स्टैंडर्ड मेमोरी ऑप्टिमाइज बर्स्टेबल, अभी ऊपर ही बताया था आपको पहले, अपने मेमोरी इज द जान ऑफ अ डेटाबेस, मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर स्टैंडर्ड भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं अगर यूज केस में उनका थोड़ा कम है, बट ये बर्स्टेबल क्लासेस तो प्रोडक्शन के लिए नहीं रहेंगे। ये बर्स्टेबल क्लासेस आपके डेव वगैरह को चिपका दिया जाता है। ठीक है, क्या लेस देन 5 गीगाबिट्स पर सेकंड का नेटवर्क है, आपको लगता है कोई एप्लीकेशन चलेगी प्रोडक्शन में इसके ऊपर? मे बी इन 2010 इट माइट हैव वर्कड, बट ये सब डेवलपर को दे दिए जाएंगे क्योंकि उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी उनकी। ठीक है, चलिए। तो अब मैंने बात करी सीपीयू तगड़ा ले लिया अपन ने, रैम तगड़ा ले लिया। हाँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए क्या लेंगे वो मैं बताऊंगा 2 मिनट के बाद, डोंट वरी, ये मैं भी डिप्लॉय नहीं करने वाला हूं। क्रेडिट्स है मेरे पास, प्यार भी बहुत है आप लोग के लिए, बट इतना भी नहीं है। ठीक है, प्राइस देखोगे तब समझेगा। ठीक है, वो बताऊंगा प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, अभी कॉन्सेप्ट समझो। सीपीयू हो गया, रैम हो गया, नेटवर्क हो गया, बचा क्या, स्टोरेज। तो अब स्टोरेज की बात करते हैं अपन। स्टोरेज के अंदर ये GP2 GP3 दिख रहा है आप लोग को, ठीक है मैं मान लेता हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं, बट प्रोडक्शन के अंदर ये यूज होता है प्रोविजन डायोप्स। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ना GP3 भी यूज कर लेते हैं फॉर देयर परफॉर्मेंस नीड्स। मतलब GP3 अगर आपने लिया तो आपके जो आयोप्स रहते हैं GP2 GP3 के, वो आयोप्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बट लेना प्रोविजन डायोप्स लिया जाता है यूजुअली। ठीक है, प्रोविजन डायोप्स लिया जाता है। अब एक चीज यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरेज का। प्रोविजन डायोप्स तो आप लोग समझ जाएंगे, उसका इतना टेंशन नहीं है। वो बेंचमार्किंग करते हैं जब अपन, तब बेंचमार्किंग करके इसकी वैल्यू सेट हो जाती है कैपेसिटी प्लानिंग में, और वो कैपेसिटी प्लानिंग के डॉक्यूमेंट में आ जाता है कि क्या करना है। ठीक है, लेट्स टेक 400 GB ले लिया है, ठीक है चलेगा। ठीक है, 65 टेराबाइट्स का RDS की कैपेसिटी है, इतना बड़ा डेटाबेस नहीं रखेंगे लोग कोई भी, बट दे माइट हैव मल्टीपल डेटाबेस मशीन्स, बट एक डेटाबेस 65 टेराबाइट्स का मुश्किल से। ठीक है, बट अब मैंने 400 GBps लिया है, एंड प्रोविजन डायोप्स ले लेता हूं मैं 3000 के। 3000 चलेंगे, 4000 भी चलेंगे। 3000 चलेंगे, 4000 भी चलेंगे। बेसिकली आपका ये रेशियो रहता है, स्टोरेज एंड प्रोविजन डायोप शुड ऑलवेज गो इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेशियो। ठीक है,
वो चीज ध्यान में रखना। बट इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है, दैट इज if my database runs out of space, my application will get impacted, है ना? तो मैंने बोला कि बॉस आपके स्केलिंग में, मतलब आपके डेटाबेस के अंदर एक ही मशीन रहेगा, तो मतलब आपके पास स्केलिंग आउट एंड स्केलिंग इन का फंडा आएगा क्या इसके अंदर? नहीं। आपको क्या करना, स्केल अप एंड स्केल डाउन ही करना पड़ेगा, वो भी मैन्युअल, करेक्ट? when it comes to what, when it comes to CPU, RAM and network, AWS ने बोला ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है वो, ठीक है? बट AWS ने एक और चीज बोली, यार स्टोरेज अपने हाथ में है, स्टोरेज अपने हाथ में है, लेट्स गिव देम ऑटो स्केलिंग इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, ये तो हम दे सकते हैं। तो ये देखो, डायनामिकली ऑटो स्केल करेगा, मतलब डू यू नीड टू टेक डाउन योर डेटाबेस टू डू दैट मैनुअल स्केलिंग वाला जॉब? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आप उसको बोल देंगे कि बॉस 400 GB की मेरी एलोकेटेड स्टोरेज है अभी, ठीक है? जैसे जैसे वो 400 GB 300 GB के पास पहुंचा, 350 पहुंचा, ऑटोमेटिकली आप स्केल अप करते जाइए, ठीक है? मैं सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा कि बॉस मुझे 1 टेराबाइट तक का बड़ा डेटाबेस चाहिए, ठीक है? ये दे दिया मैंने, वो ऑटोमेटिकली स्केल अप करते जाएगा। लॉजिक समझ रहे हैं यहां तक? परफेक्ट, ठीक है? अभी ये चीज आप लोग के पास नहीं आई है, प्रैक्टिस करते समय आप लोग, यू कैन कनेक्ट टू एन EC2 कंप्यूट रिसोर्स, मतलब क्या करेगा वो आपके बिहाफ पे, लेट्स से आई हैव अ EC2 का इंस्टेंस ओवर देयर, आपके बिहाफ पे वो सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह सब कुछ क्रिएट कर देगा, नहीं तो पहले अपने को मैन्युअली करने पड़ते हैं, ठीक है? अभी मैं मैन्युअली जरा बता देता हूँ आपको, बिकॉज आज तक अगर काम कर रहे हो तो मैन्युअली थोड़ा तो किया ही होगा, ठीक है? You will choose your VPC that you will be using. Remember that your usually your production cluster and your database is in the same VPC, ठीक है? But it makes its own subnet groups, ठीक है? वो अपने खुद के सबनेट्स ऑटोमेटिकली बनाता है, ठीक है? पब्लिक एक्सेस आपको कभी भी देना है कि आपके प्रोडक्शन डेटाबेस को? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, नो आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है? अभी के लिए VPC सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट ले लेते हैं, एंड वी विल गिव, किस अवेलेबिलिटी जोन में डालना है ये भी आप बता सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है? RDS प्रॉक्सी नया फीचर है, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है? Depending upon your database engine, your database port will change. For MySQL, it is the standard thing, that is 3306, ठीक है? MySQL के लिए 3306 है, Oracle के लिए अलग रहेगा, Postgre के लिए अलग, ठीक है? अब बेस्ट चीज, AWS के अंदर अगर आप है तो आपको, अच्छा, स्टैंडर्ड MySQL जितने लोगों ने डिप्लॉय किया था, सब ने MySQL में पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया था कि नहीं, याद है? सिर्फ उसी के थ्रू आपका ऑथेंटिकेशन हो रहा था टू योर डेटाबेस, मतलब पासवर्ड लीक हुआ कि गए। AWS को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए AWS ने बोला कि बॉस वी हैव IAM ऑथेंटिकेशन एज वेल, हम इसमें भी Kerberos दे देंगे आपको, ठीक है? यूजुअली मैंने IAM ऑथेंटिकेशन यूज होते ज्यादा देखा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दिस इज रिलेटिवली समथिंग दैट आई हैव नॉट सीन यूज्ड, होता होगा, कंपनीज यूज करती होंगी, आई एम प्रीटी श्योर, बट देयर आर अदर मैकेनिज्म्स टू सपोर्ट, टू सिक्योर अदर थिंग्स एज वेल। IAM ऑथेंटिकेशन तो यूज करते हैं वो लोग, ठीक है? मतलब क्या करेंगे, आपको IAM के यूजर्स क्रिएट करेंगे और उनको पॉलिसी फाइल्स के थ्रू एक्सेस दिया जाएगा, और उसके लिए फिर उनको पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है? अगर मैंने वो IAM रोल क्रिएट किया एंड अपने EC2 इंस्टेंस को असाइन कर दिया तो हो गया एक्सेस, चिंता की कोई बात ही नहीं है, ठीक है? अभी के लिए मैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रखने वाला हूं बिकॉज क्लाउडेरा में वो चीज रिक्वायर्ड है, ठीक है? मॉनिटरिंग बोलने की जरूरत नहीं है कि बॉस मॉनिटरिंग आपका 7 डेज के लिए फ्री देते हैं वो लोग, बट आपका रिटेंशन पीरियड आपके कंपनी के पॉलिसीज के हिसाब से आप रख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको KMS की, दिस इज फॉर एनक्रिप्शन, ठीक है? एनक्रिप्शन के लिए चल रहा है वो चीज। आपका जो डेटाबेस के अंदर जो डेटा रहता है उसको आपको क्या करना है,
उस चीज को आपको इनक्रिप्ट करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि बॉस परफॉर्मेंस इनसाइट्स एनेबल कर दो अगर आपको अगर आपको ये चीज करनी है तो, ठीक है। बट अभी के लिए मैं इसको ऑफ रख रहा हूँ। बेसिकली आपके डेटाबेस के अंदर जितने भी क्वेरीज फायर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसका एक परफॉर्मेंस लॉग बना के जैसे आपको इनसाइट्स दिखाता है वो यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर। बट एक काम करता हूँ, अगर इसने बाय डिफॉल्ट कुछ दिखा रखा है तो आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू, अदरवाइज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग इज एनी व्हिच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। चलो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है यहाँ पे एनहांस मॉनिटरिंग, ये हमेशा रहेगा प्रोडक्शन डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्शन डेटाबेस के ऊपर आप लोग यूजुअली पर सेकंड की ग्रैन्युलैरिटी रखेंगे। व्हाई? बिकॉज अगर मान लीजिए मेरा डेटाबेस डाउन जाता है या इफ इट्स हिटिंग इट्स पीक, देन मेरे मॉनिटरिंग टीम को जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा अच्छा है। एंड इसके लिए कोई ज्यादा चार्जेस लगते नहीं है ग्रैन्युलैरिटी वो पर सेकंड की, बट यस इट इज चार्जेबल एक्स्ट्रा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, क्लियर है। ये करने के लिए एक्सटर्नली एक सिस्टम लगा दिया जाता है क्लाउड वॉच का, जो आपके आरडीएस को मॉनिटर करता है, इसीलिए इसका चार्ज भी ज्यादा आता है। और इसीलिए आपको एक मॉनिटरिंग का रोल देना पड़ता है, मतलब IAM रोल देना पड़ता है। कोई बात नहीं विजय जी, चिंता नहीं, क्लियर है ना। कुछ अगर क्वेश्चन रहेगा तो डालिए आप, चिंता की बात नहीं है। Everybody has their own speed of learning and I will never ever say कि आपको किसी और की स्पीड को मैच करना है, चिंता की बात नहीं। as long as you're understanding things it's absolutely fine, ठीक है। बट ये मॉनिटरिंग के ऊपर ज्यादा पैसे नहीं मिलते, इसीलिए इसको जल्दी भगा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। बट चीज क्लियर है सबको कि बॉस मेरे लिए अगर मैंने एनहांस मॉनिटरिंग किया तो एक एक्सटर्नली एक एजेंट डिप्लॉय किया जाएगा क्लाउड वॉच का, वो एजेंट को विल कम्युनिकेट विद माय आरडीएस सर्विस एंड माय क्लाउड वॉच की सर्विस, व्हिच इज व्हाई आई विल नीड अ सेपरेट रोल फॉर दैट, ठीक है। और वो रोल भी ऑटोमेटिकली, वो IAM रोल भी AWS ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा आपके लिए, ठीक है। अभी के लिए मैं एनहांस मॉनिटरिंग डिसेबल कर रहा हूं। लेट्स इनिशियली अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं क्यों क्रिएट कर रहा है हम लोग देख लेंगे। ये जो चीज है ना ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपन थोड़ी देर के बाद समझेंगे, ठीक है। पैरामीटर ग्रुप्स एंड ऑप्शन ग्रुप्स, इसको अपन 2 मिनट के बाद समझेंगे। दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक टू RDS, ठीक है। सो लेट्स डू अ थिंग। विजय जी क्वेश्चन रहेगा आपको तो प्लीज डालिए, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नाउ जो आपका परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डीबी पैरामीटर ग्रुप हो गया, ऑप्शन ग्रुप हो गया, इसको अपन 2 मिनट के बाद समझेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट द बैकअप, ठीक है। AWS में बैकअप भी AWS ही देखेगा इसका, दैट इज ऑल्सो मैनेज, आपको उसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। बट इस चीज को एक बार जरा समझ लेते हैं, ठीक है। बिकॉज देयर इज RDS एक फीचर देता है दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड बैकअप्स, ठीक है। तो उसको जरा समझते हैं, उसको भी समझते हैं, स्केलेबिलिटी भी समझते हैं, 2-3 और चीजें भी करनी है अपने को, वो भी अपन जरा फटाफट करेंगे। स्टोरेज ऑटो स्केलिंग बहुत बता दिया मैंने, RDS बैकअप्स के बारे में बात करते हैं। इनोडीबी प्रशांत जी, वो जब मैं पैरामीटर ग्रुप्स के बारे में बात करूंगा ना तब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी बात करनी है मुझे बैकअप्स की। अभी इन्होंने मुझे बोला है, यकीब जी ने बोला है कि बॉस वी हैव डीआर। बिल्कुल वी हैव डीआर। डीआर का मतलब बैकअप होता है क्या? यकीब जी नहीं होता है। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि अगर मेरा मास्टर के अंदर लेट्स से मेरे एप्लीकेशन मेरे माय एप्लीकेशन हैज गॉटन करप्टेड, देयर वाज सम काइंड ऑफ अटैक या कोई तो फॉल्टी बिल्ड था, जिसकी वजह से जो ये एप्लीकेशन है उसने मेरे मास्टर के ऊपर एंट्रीज ही गलत कर दी, इनकरेक्ट एंट्रीज वर क्रिएटेड। अब क्या होगा अगर ये इनकरेक्ट एंट्रीज हो गई, तो ये स्टैंड बाय भी उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से इसके अंदर भी गलत चीजें कॉपीड रहेगी कि नहीं?
लेट्स से मेरा एप्लीकेशन इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मेरी फायरवॉल टीम ने गड़बड़ कर दी, नेटवर्क वाली टीम ने गड़बड़ कर दी, एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक हो गया मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, सीधा वो डेटाबेस पे आके उन्होंने एसक्यूएल इंजेक्शन कर दिया, तो अब क्या होगा? दोनों जगह पे गलत चीज है जो नहीं होनी चाहिए, दोनों जगह पे वल्नरेबिलिटीज है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है, ठीक है। देन इन दैट पर्टिकुलर केस मैं क्या करूंगा? मैं पूरे डेटाबेस को फेंक दूंगा क्या? ये करप्टेड डेटा को फेंकूंगा, कुछ करूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हाट आई विल नीड इज आई विल नीड बैकअप्स, ठीक है। ये बैकअप्स जो रहते हैं आपके, ये यूज करते हुए मतलब क्या रहता है, एवरी सिंगल डे, डेली, एवरी सिंगल डे एक विंडो के अंदर, मेंटेनेंस विंडो के अंदर ये आपके बैकअप्स लेगा, ठीक है। ये बैकअप्स जो रहेंगे पूरे डेटाबेस सर्वर के होंगे, ठीक है। एंड लेट्स से ये डेटाबेस का बैकअप अगर मैं डेली ले रहा हूं, ठीक है, 24 आवर्स के पीरियड में अगर मैं डेली ले रहा हूं, तो एटलीस्ट फॉर 23 आवर्स तो मेरे पास बैकअप्स नहीं रहेंगे, करेक्ट? आप लोग ये बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन को वो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि बॉस गिव अस एज मच ऑफ बैकअप एज पॉसिबल। तो एडब्ल्यूएस ने बोला कि मैं ट्रांजैक्शन लॉग्स रखूंगा, ठीक है, आई विल कीप ट्रांजैक्शन लॉग्स ऑफ माय डेटाबेस, ऑफ माय आरडीएस डेटाबेस, एवरी डे देयर विल बी अ फुल बैकअप, एंड उसके अलावा देयर विल बी ट्रांजैक्शनल लॉग्स with a granularity of 5 minutes. मतलब अगर मुझे in the event of any kind of recovery that I want to perform, मेरा जो database server है, I can restore that server back to 5 minutes in time. लॉजिक समझे? अच्छा, 10 मिनट पहले रिस्टोर कर सकता हूं? ग्रैन्युलैरिटी सिर्फ एक वर्ड है सोहेल जी। ग्रैन्युलैरिटी मतलब, अच्छा, साबूदाने का दाना देखा है आप लोगों ने? देखा है ना साबूदाने का दाना? और रेत का दाना देखा है? तो रेत का दाना ज्यादा बड़ा है कि साबूदाने का दाना ज्यादा बड़ा है? रेत का। हाँ सॉरी, रेत इज स्मॉलर इन साइज एंड साबूदाना इज बिगर इन साइज, एग्जैक्टली। तो ग्रैन्युलैरिटी इज दैट वर्ड दैट टेल्स यू कि कितनी डेप्थ है किसी चीज की या कितना वॉल्यूम है किसी चीज का, दैट्स अबाउट इट, ठीक है। कितना ज्यादा बड़ा है या कितना ज्यादा छोटा है वो सिर्फ एक वर्ड है, ठीक है। सौरभ जी बोल रहे हैं फाइनल कंट्रोल, वो भी चलेगा, दैट इट इज यूज्ड इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज वेल, बिल्कुल। तो मेरा पीरियड भी ज्यादा या बड़ा हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, बिग एंड स्मॉल, ठीक है। तो अब ठीक है, फाइन कंट्रोल, ग्रैन्युलर कंट्रोल, उसको बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डीबी सर्वर के बारे में 5 मिनट्स का। तो कैन आई रिस्टोर माय डेटाबेस, कैन आई क्रिएट अनदर डेटाबेस which is exactly the same as my current production level database but 10 minutes ago? कर सकता हूं पुराने बैकअप से? सवाल नहीं समझे? समझ गए, चलो नसीब, कोई बात नहीं, कोई बात। लेट्स से एक यूज केस के साथ समझो, ठीक है, यूज केस के साथ समझो, सिनेरियो के साथ समझो। लेट्स से रात के 10 बजे, 10 तो नहीं यार, लेट्स से 00 AM को, मतलब रात के 12 बजे, ठीक है, यूटीसी टाइम मतलब डेटा सेंटर का टाइम, ठीक है। इस समय अपन ने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है डेली बैकअप। तो ये मेरा पूरा सर्वर यहां पे बैकअप है, ठीक है। अब एट 10 AM यूटीसी, 10 AM यूटीसी कुछ तो फॉल्ट होता है जिसकी वजह से ये बैकअप से आपको एक नया डेटाबेस रिस्टोर करना है। आपके पास टिकट आती है कि बॉस प्लीज रिस्टोर अ डेटाबेस, 9:50 AM तक का डेटाबेस हमें चाहिए, 9:50 AM तक का डेटा चाहिए। मिल पाएगा उनको? मिल पाएगा क्योंकि ये अप टू 5 मिनट्स है, ठीक है।
10 बजे आप रिस्टोर करने जाएंगे, 9:50 का बैकअप बिल्कुल अलाउड है। अगर उन्होंने बोला कि बॉस 10 बजे बोला कैन यू रिस्टोर अ बैकअप ऑफ 9:59 AM, ये चलेगा क्या? 9:59 AM नहीं चलेगा। अप टू 5 मिनट्स तक सारी चीजें अलाउड है, आपका बैकअप रिस्टोर हो सकता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एनी रिस्टोर will create a new database server. अगर कोई भी रिस्टोर ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे तो आपका एग्जिस्टिंग डेटाबेस इंपैक्ट नहीं होगा, एक नया डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, लॉजिक समझ रहे हैं? 10 बजे जाऊंगा मैं तो 9:55 मिल जाएगा मुझे, 9:50 मिल जाएगा, 9:55 मिल जाएगा, सुबह 6 बजे का मिल जाएगा, सुबह 5 बजे का मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि बॉस रात के 12 बजे का मिलेगा क्या। मैं बोल रहा हूँ रात के 12 बजे तो फुल बैकअप लिया ही था ना, स्नैपशॉट था ना आपके पास रात के 12 बजे का, वो यूज कर लेना। ठीक है, लॉजिक समझे? बट इफ यू रिस्टोर फ्रॉम अ स्नैपशॉट देन यू विल end up creating a new database if restoring from a snapshot does that। तो अब ये जिसका कुछ डेटा रिटेंशन रहेगा कि नहीं, 7 डेज का रहता है, 7 डेज का डेटा रिटेंशन पीरियड रहता है बाय डिफॉल्ट, 35 डेज तक आप मैक्स उसको रख सकते हो। ठीक है, कैन यू डू इट टिल अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? नहीं शुभम जी, यू हैव टू डू इट एज पर द टाइम। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कितने समय में हुआ था, एट व्हाट टाइम वाज दैट थिंग डन, एंड वो टाइम होने के बाद आप ये कर सकते हैं, उसके पहले वाले टाइम पे रिस्टोर कर सकते हैं। इसको बोला जाता है फोरेंसिक इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है आपका अगर इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ साइबर अटैक और इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इश्यूज आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अरबाज जी पूछ रहे हैं, इट स्टोर्स ओरिजिनल डेटा एंड आफ्टर ऑन इट स्टोर्स इट्स फर्दर डेटा, इज दैट ऐड और क्रिएट अ न्यू कॉपी? बताता हूँ अभी एक बार डेटाबेस क्रिएट करेंगे अपन अरबाज जी, तब प्रैक्टिकली देखेंगे बैकअप्स कैसे रहते हैं तो समझ जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। अभी अपना हो गया बैकअप। अब ये बैकअप के लिए एक विंडो देनी पड़ती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट योर बैकअप विंडो कैन नॉट overlap with your maintenance window. Maintenance window and backup window cannot overlap. ठीक है, let's say मुझे लेना है, कहाँ गया, इनिशियल डेटाबेस, इनेबल ऑटोमेटेड बैकअप्स। ठीक है, बैकअप विंडो ली अपन ने रात के 12 बजे। ठीक है, आधा घंटा लगेगा उसको बैकअप करने के लिए, मतलब वो लेगा एक स्नैपशॉट। ठीक है, 7 दिन का डिफॉल्ट पीरियड रहेगा, 35 डेज तक आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इस वैल्यू को 0 पे रखा तो ऑटोमेटिक बैकअप्स डिसेबल्ड हो जाएंगे। ठीक है, वेयर डू वी पुट द बैकअप? करण सिंह जी, आपको बैकअप कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है, आरडीएस सब आपके लिए कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है स्नैपशॉट्स एंड ये ऑटोमेटिक बैकअप्स, दोनों चीजें दिख रही है कि नहीं? यहाँ पे एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू, यू डोंट नीड टू डू मच। अच्छा, अब बात करते हैं एनक्रिप्शन के बारे में। इफ यू वांट योर डेटा एट रेस्ट टू बी एनक्रिप्टेड, ऑल यू नीड टू डू इज यूज AWS की KMS की। आपके आपके जो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट है क्लाउड में, उनको बोलेंगे, वो एक की आपके लिए चाबी क्रिएट कर देंगे KMS सर्विस को यूज करते हुए, एंड यू कैन, वो टिकट में आपको जो ARN आएगा उस की का, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। क्लियर है? एनक्रिप्शन इनेबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लॉग्स, जो भी इसके परफॉर्मेंस के लॉग्स रहते हैं, ऑडिट लॉग हो गया, एरर लॉग हो गया, जनरल लॉग्स, बेसिकली एक्सेस किया जा रहा है आपके मशीन को, वो एक्सेस के लॉग्स, स्लो क्वेरीज लॉग्स, अगर कोई भी क्वेरी बहुत ज्यादा स्लो चल रही है तो वो सारे लॉग्स आप क्लाउड वॉच के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, इफ यू वांट दैट फंक्शनैलिटी एज वेल, मॉनिटरिंग के लिए वो यूज होता है। ठीक है, नो रॉकेट साइंस। अब देखो, मेंटेनेंस विंडो की बात करी थी मैंने। ठीक है, AWS अपग्रेड, सिक्योरिटी पैचिंग, ये सब आपके बिहाफ पे करता है, करेक्ट?
ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है आपके बिहाफ पे, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये डिप्लॉयड है उसको कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज, ट्यून सब कुछ करता है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें करता है, मैनेज करता है, एलिमिनेट तो करता नहीं है, तो वो मैनेज करने के लिए उसको एक मेंटेनेंस विंडो लगेगी। बिल्कुल लगेगी। तो वो मेंटेनेंस विंडो आपको बतानी रहती है, एंड एज आई सेड इट कैन नॉट ओवरलैप विथ योर बैकअप विंडो। क्लियर है? ये यहां पे आपको उस चीज का प्रूफ मिल गया है। ठीक है, लेट्स से मेरा एवरी मंडे at 1 a.m. UTC, at 1 a.m. UTC for 0.5 hours I will have क्या, my maintenance window, weekly maintenance window रहती है Amazon की। क्लियर है? अच्छा, ये आखिरी चीज जो है दैट इज डिलीशन प्रोटेक्शन। प्रोडक्शन डेटाबेस को डिलीट करोगे क्या कभी लाइफ में? नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए ये डिलीशन प्रोटेक्शन रहता है। अच्छा, अभी जितनी चीजें मैंने बताई हैं, दो चीजें मैंने आगे आगे प्रॉमिस करिए बताऊंगा, दैट इज योर पैरामीटर ग्रुप्स, दैट इज योर पैरामीटर ग्रुप्स एंड ऑप्शन ग्रुप्स। और बाकी किसी चीज में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? एक चीज मैंने जानबूझ के मिस करी है उसमें से, मतलब अब दो चीजें टोटल है। एक एक चीज है पैरामीटर ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप, और दूसरी एक और चीज है जो अभी बतानी है। उसको छोड़ के कोई और डाउट है किसी को? सुमित जी पूछ रहे रीड रेप्लिका, रीड रेप्लिका बताया ही नहीं मैंने, वो भी बताना है, बता देंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। बट यूजुअली लोग यूज नहीं करते हैं अपने क्लाउडेरा के साथ, इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ उस चीज को। शुभम जी बोल रहे हैं व्हाट इफ इट टेक्स मोर देन 0.5 आवर्स का ड्यूरेशन। शुभम जी अगर वो नहीं उसको कर पाएगा देन इट विल गिव यू एन एरर, एंड फिर आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बट यूजुअली ये सारी चीजें ऑलरेडी स्टेजिंग करते समय कर ली जाती है कि नहीं, कि बॉस मेरा बैकअप विंडो इतने इतने पीरियड का रहेगा, जैसे जैसे आपके डेटाबेस का साइज बढ़ेगा ये बैकअप ड्यूरेशन बढ़ते जाएगी। अंडरस्टूड? बट आपने कभी नोटिस किया है अगर आपने स्नैपशॉट्स लिए हैं, तब आप जब स्नैपशॉट्स लेते हैं ईबीएस के स्नैपशॉट्स आते हैं, करेक्ट? तो आपने यहाँ पे प्रोविजन कर दिया इतने इतनी बड़ी फाइल का, बट डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल साइज ऑफ योर ईबीएस वॉल्यूम आपका टाइम लगता है ऑफ स्नैपशॉट। अगर आपकी ईबीएस के वॉल्यूम के ऊपर आपने एक्चुअली डेटा ज्यादा रखा हुआ है तो उसको ज्यादा टाइम लगता है। एंड सेकेंड स्नैपशॉट में टाइम कम लगता है हमेशा, बिकॉज सेकेंड स्नैपशॉट रेफर्स टू द डेटा दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द फर्स्ट स्नैपशॉट। Exactly, Amit ji. Maintenance window is always there during the non-working hours. बिल्कुल। Any other questions? Of course, I will show you the costing. Do not worry. पहले यहीं पे आता था उसकी उसकी कॉस्टिंग, नीचे आ जाता था, बट ठीक है कोई बात नहीं, इसने नहीं दिखाया, अपने को कोई गम नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको सेशन के आखिर में। बट अभी और कोई क्वेश्चंस? आई थिंक वी आर गुड टू गो, करेक्ट? यहाँ पे ये दिख रहा है फीड फ्री टियर, प्रैक्टिस करते समय एग्जैक्टली ये डिप्लॉय करेंगे आप लोग। जिंदाबाद, फ्री टियर लेंगे, सिंगल डेटाबेस लेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, प्रॉड देख के, प्रॉड नाम देख के शर्म आती है उसको। दिख रहा है यहाँ पे db3t3.micro आ गया ना बर्स्टेबल क्लास पे, नॉन प्रोडक्शन ग्रेड, इसीलिए बोला था। ठीक है, जनरल पर्पस ले लिया इसको, मैं स्टोरेज कम ले लेता हूँ इसकी, 20 GB की स्टोरेज ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नीड दैट, आई डोंट नीड ऑटो स्केलिंग फॉर स्टोरेज, एंड पब्लिक एक्सेस नहीं चाहिए। सबनेट ग्रुप डिफॉल्ट ले ले, डिफॉल्ट वीपीसी में डाल दे इसको, अवेलेबिलिटी जोन नो प्रेफरेंस, एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अब्दुल जी सपोर्ट्स इट, बट आइडियली एप्लीकेशन में वो होगा नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा, उसके ऊपर जाएंगे अपन। ठीक है, एंड बाकी सब ठीक है।
No preference. I don't want any audit logs. I don't want any logs to be exported. I don't want encryption. I have no preference. And I don't want any backup retention period at the moment. ठीक है, अब पैसा बताओ बचाओ आंदोलन चलेगा. ठीक है, ठीक है. And I will create a database now. चलो, अब ये डेटाबेस क्रिएट करने को थोड़ा सा टाइम लेगा, तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लो. एंड जिन जिनको क्वेश्चंस है चैट बॉक्स पे डाल के रखो, मैं आके रिजॉल्व करता हूँ. हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? परफेक्ट. फ्रेश हो गए सब लोग? देखो कितना टाइम लिया इसने क्रिएट करने के लिए. ठीक है, अभी कुछ सवाल थे आई थिंक ऊपर. एक अफान जी का एक सवाल था कि सर स्पेसिफिक कनेक्टर विल आल्सो बी रिक्वायर्ड. नहीं, अफान जी अपना ये जो डेटाबेस का, हर डेटाबेस का एक इंजन रहता है, करेक्ट? यहाँ पे अपन ने डेटाबेस इंजन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ था, प्लीज बताओ मेरे को. MySQL किया था, बिल्कुल. तो MySQL अपन ने किया था इसका इंजन. सो MySQL के लिए जो कनेक्टर लगता है, कौन से वर्जन 5.7 के लिए जो कनेक्टर लगता है, वो अपने वो चल जाएगा. वो JDBC का ड्राइवर विल एब्सोल्युटली वर्क. वो कनेक्टर आपको कहां पे रखना पड़ेगा? आपके सारे क्लाइंट मशीन्स के ऊपर रखना पड़ेगा. क्लियर है? हाँ बिल्कुल, क्लाउडेरा होस्ट के ऊपर रखना पड़ेगा, बिल्कुल. वो JDBC का कनेक्टर आपको रखना पड़ेगा. क्लियर? परफेक्ट. ठीक है, बस वर्जनिंग देख लीजिएगा. वो कनेक्टर का जो भी वर्जन है जो आपके पास ऑलरेडी है, वो वर्जन का MySQL का सर्वर आप लोग डिप्लॉय कर सकते हैं. नहीं तो आपको ये वर्जन का कनेक्टर डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रॉम MySQL की वेबसाइट. ये दिख रहा है? इसके वर्जन्स में जाके आप लोग देख सकते हैं आपके स्पेसिफिक इसके वर्जन के लिए. व्हाट आई वुड से द इजीएस्ट वे वुड बी go check the version of your connector that you already have and deploy the equivalent MySQL edition. ठीक है, for that. अब ये पूरा आपको डेटाबेस उसने कनेक्ट करके दे दिया कि नहीं सामने आपके? ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऊपर व्यू कनेक्शन डिटेल्स दिख रहे हैं. ये पासवर्ड एक बार आपको आपने ऑटो जनरेट किया हुआ है पासवर्ड. ये पासवर्ड अगर एक बार चला गया, ये पासवर्ड अगर एक बार चला गया, टाटा बाय बाय, वापस नहीं आने वाला है. ठीक है, तो इस पासवर्ड को पहले ही अपन कॉपी करके रख लेता है, क्योंकि ये लगेगा अपने को पासवर्ड अभी. what I can do is I can keep this window right here and I will go here. ये एंड पॉइंट दिख रहा है? बता दो. प्रशांत जी पूछ रहे हैं कि सर अगर पासवर्ड गुम गया तो क्या होगा, है ना? यही पूछ रहे हैं. सोहेल जी भी पूछ रहे हैं, अफवाज जी भी वही पूछ रहे हैं, टेम्पररी पासवर्ड की तरह, है ना? है ना? आइडियली देखिए, अगर मान लीजिए मेरा पासवर्ड गुम गया, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं बोलूंगा क्या कि गुम गया है? नहीं. वॉल्ट में रहती है चीजें वैसे भी. ठीक है, वॉल्ट में रहती है. आपने क्या बोलना है? आई एम रोटेटिंग माई पासवर्ड. According to the password policy, we are supposed to periodically rotate the passwords, which is why this operation will be done during the maintenance window today. बच गए? Yes. हम कैसे करना है वो समझ में ज्यादा आना चाहिए. ठीक है, फुल स्कीम. वर्ड यूज किया, भूल गए. अरे भूल गए कैसे होता है? बैम्बू सेशन. पासवर्ड रोटेशन करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस पासवर्ड पॉलिसी. पीरियोडिकली करना है. अरे ऐसे हारफुल चढ़ाएंगे आप लोग को कि क्या बोलते हैं. ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस से. हाँ वो तो घुमाना ही पड़ता है, बट ठीक है चलेगा, उसका टेंशन नहीं है. ठीक है, अब देख लीजिए इधर कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए. यहाँ पे ऑटोमेटेड बैकअप्स अपन ने डिसेबल करके रखे. अगर होते तो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं. ठीक है, वो बैकअप को आप रिटेन भी कर सकते हो और उसको रेप्लिकेट भी कर सकते हो. यू कैन सेंड दीज बैकअप्स टू S3 एज वेल. यू कैन हैव दीज स्नैपशॉट्स एज वेल. ठीक है, मैनुअल स्नैपशॉट अगर आप लेते हो, मैनुअल स्नैपशॉट्स अगर आप लेते हो तो वो फॉरएवर के लिए आपके पास रहता है. उसका रिटेंशन आपके पास रहता है कि जितने टाइम के लिए रखोगे उतना चार्ज आपको लगेगा. ठीक है, बट ऑटोमेटेड स्नैपशॉट्स जो रहते हैं उसका 7 डे का डिफॉल्ट रिटेंशन पीरियड रहता है. उससे ज्यादा रखोगे तो चार्ज लगेगा.
लॉजिक समझ गए? बिल्कुल ठीक है। पब्लिक तो करोगे नहीं कोई भी स्नैपशॉट को आप, ठीक है, पब्लिक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपने कर दिया कोई प्रोडक्शन का। एंड यू कैन एक्सपोर्ट दी स्नैपशॉट्स टू S3 इफ यू वांट मोर बैकअप, इफ योर बैकअप पॉलिसी इज सच इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन देके रखा है, करते बहुत कम है, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए तब भी किया जाएगा ये चीज, बट नहीं तो इतना इजीली नहीं करते, बिकॉज आपको चार्जेस लगते हैं, क्रॉस रीजन सारे वो डेटा डेटा ट्रांसफर चार्जेस वगैरह सब कुछ लग जाएंगे, ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। स्नैपशॉट्स क्लियर है? एक स्नैपशॉट अभी ट्रिगर कर देते हैं वैसे अपने डेटाबेस का पर, ठीक है, जस्ट सो दैट आई विल प्रूव टू यू। मैं इसको यहाँ पे स्टॉप टेम्परेली नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डिलीट नहीं, अरोरा रीड रेप्लिका भी नहीं, टेक स्नैपशॉट, माय टेक स्नैपशॉट, ये रहा। मैं इसको बोलता हूँ ये मैनुअल स्नैपशॉट लेने को, एंड इट विल क्रिएट द स्नैपशॉट फॉर मी, ठीक है। अब जरा नोटिस करो, ये मैंने सर्वर डाल के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एनी काइंड ऑफ चेंजेस दैट आई मेक टू दिस पर्टिकुलर डेटाबेस, हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब बोल लो मैं नया पासवर्ड रोटेट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, जरा लोड हो जा, हाय, हाँ, लेट्स से अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, मास्टर पासवर्ड सेट कर रहे हैं आप लोग, वट एवर यू आर डूइंग, आपको इंस्टेंस को मैन्युअली स्केल करना है, स्केल अप स्केल डाउन की चीजें करनी है, वो सारे अगर आप ऑप्शंस कर रहे हैं, स्टोरेज बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दैट अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं, it you will only apply those changes during the next scheduled maintenance window। अभी बोला था मैंने, the password will be rotated during the next scheduled maintenance window, exactly exactly। तो ये चीज ध्यान में रखना, अप्लाई इमीडिएटली अगर आपने बोला तो पहले तो वो ये सोचेंगे कि ट्रेनिंग एनवायरमेंट से है या डेव एनवायरमेंट से है, फिर सोचेंगे यार ऐसा कौन सा डेवलपर है जिसको आधा प्रोडक्शन का के स्पेसिफिकेशंस वाला RDS दे रखा है। इसीलिए ये चीज ध्यान में रखना कि एनी चेंजेस दैट यू अप्लाई, दैट यू मेक, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, बट इट विल बी अप्लाई ड्यूरिंग द नेक्स्ट मेंटेनेंस विंडो। क्लियर है? एब्सोल्युटली। किसी को भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नथिंग? परफेक्ट, चलेगा, ठीक है, ये कर लेते हैं अभी। एंड अब एक काम करते हैं, डेटाबेस तो आ गया, ठीक है, डेटाबेस आ गया, ये एंड पॉइंट आ गया आपके पास सामने, बिल्कुल, एंड पॉइंट भी आ चुका है। तो अब एंड पॉइंट आने के बाद मैंने वही बोला था कि आपके इंस्टेंसेस का ये रहता है, अगर इसको मल्टी मास्टर सेटअप में डाला होता मैंने, तो आपको उसका IP एड्रेस भी देखने को मिलता, बट IP एड्रेस को जाने दो, एंड पॉइंट लेंगे एंड वी विल नाउ, अब अपने पास आया है सर्वर, तो क्लाइंट लगेगा कि नहीं अपने को? बिल्कुल लगेगा। तो लेट्स, अरे यार अब मैं प्री रिक्विजिट्स की इमेज मेरी लेके डिप्लॉय तो कर सकता हूँ, कितना टाइम है, टाइम जाएगा उसको, ठीक है, व्हाट आई डू इज मैं कनेक्ट करके बता देता हूँ आप लोगों को। इंस्टेंसेस लेंगे, CDH का डिप्लॉयमेंट करेंगे आप लोग RDS यूज करते हुए प्रैक्टिस के समय, बिल्कुल, परफेक्ट। अभी मैं वो करने जाऊंगा तो टाइम जाएगा, इसीलिए वो टास्क आप लोग के लिए है, डू इट, एंजॉय। अभी के लिए मैं ले लेता हूँ, चलो कम से कम सेंट OS तो दे देता हूँ आप लोग को, क्या लॉन्च एन इंस्टेंस, ठीक है, लेट बी Ubuntu 20.04, लेट्स से दिस, इसके ऊपर रहेगा मेरा MySQL का क्लाइंट, T2 माइक्रो ही ले लेता हूं अभी के लिए, जल्दी हो जाएगी चीजें, एंड की पेयर ले लेता हूं मेरा nv.sir, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट ले लेता हूं मैं, एंड मेरा SSH का एक्सेस वाला ले लेता हूं, 8 GB इज इनफ फॉर मी, बाकी किसी और चीज की जरूरत नहीं है। आई विल लॉन्च दिस, अरे नहीं,
उल्लास जी, CDH डिप्लॉयमेंट करना है तो फिर उसको मैं प्रोडक्शन ग्रेड ही करता हूँ, मतलब क्लोज टू प्रोडक्शन ग्रेड करता हूँ कम से कम। वो सैंडबॉक्स वाला ना प्रिंसिपल नहीं समझ में आता मुझे, क्या करूं, वो कॉन्सेप्ट खराब करने वाली बात है। अफान जी है, सिंपल है चीज है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे करना है। प्री रिक्विजिट्स तो आप लोगों ने ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, है ना, आते हैं सबको करना। माई एसक्यूएल का क्लाइंट आप लोग इंस्टॉल करते ही हैं, करते हैं ना अपने अपने मशीन्स के ऊपर, कनेक्टर भी आप लोग डालते हैं। वो करने के बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ बस, उतना एक चीज मैं डेफिनेटली बताऊंगा आपको, डोंट वरी। स्क्रिप्ट में है आपकी, अरे फिर क्या टेंशन है। चलो, फिर तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बताया नहीं तब भी चलेगा, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर इंपॉर्टेंट है। एनवी डॉट सर, अब ये कनेक्ट करूंगा मैं तो होगा क्या, सोच के देखो, मैं एंटर दबाता हूँ। तब तक सोचो। माई एसक्यूएल, अरे पहले माई sudo apt install MySQL क्लाइंट चाहिए अपने को, MySQL क्लाइंट चाहिए अपने को, ये रहा। sudo apt update space y, चलो अब अपने पास आ गया है MySQL का क्लाइंट, परफेक्ट। MySQL स्पेस -h आप लोग डालेंगे, आपके डेटाबेस का एंड पॉइंट डालेंगे, यूजर क्या है आपका, एडमिन -p फॉर योर पासवर्ड, ये पासवर्ड ले लिया जाए यहां से, मिल गया एक्सेस। हियर यू गो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है आपके डेटाबेस के कमांड्स, मतलब क्रिएट डेटाबेस वाले जितने भी कमांड्स है, क्रिएट डेटाबेस, SCM करना है, सब करते बैठो। इजी है कि नहीं, वेरी सिंपल। ठीक है, एक चीज नोटिस करी क्या, बट आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने अपने माई एसक्यूएल के ऊपर SSH किया था क्या, नहीं, डायरेक्टली माई एसक्यूएल के क्लाइंट से सर्वर को एक्सेस किया कि नहीं, क्यों ऐसा किया, करना चाहता तो मैं SSH भी कर सकता था, ठीक है, कर सकता था क्या, तो नहीं कर सकता था बिल्कुल, बिकॉज माई एसक्यूएल आपका जो RDS है, RDS डज नॉट अलाउ SSH के connections to the database server or to the database instance, क्यों नहीं देता है, सिक्योरिटी, एंड पॉइंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप आपके आप आपके EC2 के मशीन्स भी तो FQDN से ही एक्सेस करते हैं कि नहीं, है ना, EC2 के इंस्टेंसेस आप FQDN से ही एक्सेस करते हैं, तो IP होता है या FQDN होता, अभी मेरे पास FQDN है, ये DNS एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट इज नथिंग बट क्या बोलते हैं, सब डोमेन @ सब डोमेन डॉट RDS डॉट Amazon AWS.com, यही तो है, FQDN ही तो है ये पूरी चीज, एग्जैक्टली है ना, DNS नेम देगा, मैंने बोला था ना आपको, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो DNS नेम हो या फिर आपका आपका IP एड्रेस हो, दैट्स ओके। द करेक्ट आंसर इज SSH वो क्यों नहीं अलाउ करता, ये समझना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर
मान लो मेरे डेटाबेस के ऊपर SSH, किसी भी जगह पे अगर आपने SSH दिया तो मतलब आप क्या कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन लेयर ओपन कर रहे हो उस चीज की। एडमिनिस्ट्रेशन लेयर ओपन कर रहे हो कि नहीं? मतलब अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन लेयर ओपन करी तो वो unglimasti.com होगी कि नहीं, इसके अंदर, इसके मैनेजमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? बिल्कुल, ह्यूमंस आर देयर फॉर दैट। ठीक है, तो इसीलिए RDS ने वो चीज अलाउ ही नहीं करी है, उसने पहले से ही बोल के रखा है कि बॉस ये नहीं कर सकते हो। तो अब कुछ जो आपके में से डेटा DBAs होंगे उनका एकदम से दिमाग चला होगा कि यार अगर SSH के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन लेयर के ऊपर अगर एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो इस इंसान का क्या होगा? ये इंसान को कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऑप्टिमाइज करने के लिए, कुछ करने के लिए, कि नहीं? कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इनको डेटाबेस की आपके एप्लीकेशन के लिए। लेट्स से अगर मैं कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करता हूं, आप लोग का वो प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन के सेशन में थे क्या आप लोग, बाय एनी चांस? थे ना? उसके अंदर एप्लीकेशन डिमांड करती थी ना कुछ सर्टेन स्पेशल सेटिंग्स इन योर MySQL, इन योर MySQL सर्वर। तो वो कैसे करेंगे आप लोग? वो करेंगे आप लोग, आ गया ये रहा, मेरे पैरामीटर ग्रुप्स के थ्रू एंड मेरे, एक सेकंड, कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ऑप्शन ग्रुप्स के थ्रू। ठीक है, ये रहे आपके पैरामीटर ग्रुप्स। जितने भी DBAs को जितने भी ग्रुप्स लगेंगे, जो जो भी पैरामीटर आपको चेंज करना है वो सारी चीजें आप GUI से यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? परफेक्ट। मान लो आपको चेक करना है कि बॉस मेरे InnoDB के पैरामीटर्स मेरे को चेंज करना है, ऊपर बोला था ना किसी ने। तो ये देखो, InnoDB मैंने ऊपर टाइप किया, ये सारे के सारे पैरामीटर्स आ गए यहाँ पे। जो कॉन्फ़िगर करना है मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। लॉजिक क्लियर है? आपको ये चीज बनानी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आपका आपका जो डेवलपर है, आपके डेवलपर ने एप्लीकेशन कोड करी है, वो एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए उसने डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन बनाया है। उस डिप्लॉयमेंट डॉक्यूमेंटेशन में लिखा रहेगा कि बॉस अपना जो प्रोडक्शन के अंदर RDS मशीन है उसको ये वैल्यूज लगने वाली है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू कॉन्फ़िगर। लॉजिक समझ रहे हैं? जैसे क्लाउड एरा ने एप्लीकेशन डेवलप करी है, क्लाउड एरा मैनेजर नाम की, और आपको बताया है कि क्या चीजें करनी है ना? मोहित जी, DBA का जो रोल रहता है व्हेन इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द SQL सर्वर, तब ये जो ऑप्शंस रहते हैं आपके विच चेंज द SQL सर्वर, ठीक है, वो ऑप्शंस आपके पैरामीटर ग्रुप्स एंड ऑप्शन ग्रुप्स में रहेंगे। उनको जो कॉम्पैक्शन वगैरह का जो काम रहता है उसके लिए उनको MySQL के क्लाइंट के थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं ना, उनके वो स्पेसिफिक डेटाबेस को। लेट्स से दे वांट टू create database test to databases। लेट्स से उनको ये डेटाबेस को कॉम्पैक्ट करना है, इसके अंदर कोई क्वेरीज वगैरह फायर करनी है, कुछ भी करना है, तो उनको इस चीज का एक्सेस मिल सकता है। समझ रहे? MySQL का एक्सेस मिल सकता है। लॉजिक समझ रहे हैं? प्रोडक्ट अपने इसके अंदर, ठीक है, DBAs को मिल सकता है MySQL क्लाइंट के थ्रू। ठीक है सुमित जी? हाँ, अब देखिए, अगर आप क्लाउड पे हैं एंड यू आर द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, तब आपके बिहाफ पे AWS ही कर रहा है ना उसको मेंटेन एंड मैनेज टेक्निकली। आपको तो सिर्फ ये सारी चीजें समझनी है। समझ रहे हैं लॉजिक? अगर ऑन प्रेमिसेस पर है तो DBA हायर करके रखे ना उन लोगों ने, आपको क्या करना है?
आपको डेटाबेस डिप्लॉय भी करने की जरूरत नहीं है। अबरार जी पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू रन मल्टीपल डेटाबेसेस इन अ डीबी इंस्टेंस? बिल्कुल, एक डीबी इंस्टेंस के ऊपर ये मल्टीपल डेटाबेसेस है कि नहीं आपके पास? ये सामने इतने सारे डेटाबेसेस ही तो हैं। अभी अपन एससीएम का डेटाबेस बनाएंगे, सबका डेटाबेस ही तो बनाते बैठेंगे। बट अगर आप मुझे बोल रहे हो एक EC2 इंस्टेंस के ऊपर आप जैसे मल्टीपल SQL सर्वर्स लगा सकते हो, वैसे अगर इसके ऊपर मल्टीपल SQL सर्वर्स अगर आपको होस्ट करना है तो दैट इज नॉट अलाउड। इसी चीज के लिए AWS SSH नहीं देता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी चीजें ना कर पाए। Let's do this. हो गया क्रिएट। दे दो ग्रांट। लॉजिक समझ रहे हैं अभी? परफेक्ट। तो अब आ जाता है, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी क्लियर है सबको। तो अब एक चीज का बस एग्जांपल देख लेते हैं एंड वी विल रैप अप द सेशन टुडे। ठीक है, ऑप्शन ग्रुप हो गए अपने, ये चीज हो गई, कनेक्शन हो गया। ठीक है, always ensure that you have your security groups in place. Your database will have a different security group and your client will have a different security group. ठीक है, मैंने बोला था सबनेट्स भी ये क्रिएट करेगा। VPC के ऊपर जाके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। डेटाबेस के अपने, डेटाबेस सर्वर के अपने खुद के सबनेट्स रहेंगे। इन सबनेट्स के अंदर उसने वो करता है, एक सबनेट ग्रुप क्रिएट करता है वो इसके अंदर। ये दिख रहा है सबनेट ग्रुप। प्रशांत जी ले सकते हैं आप, बट प्रोडक्शन में लेंगे नहीं। प्रोडक्शन में सारे सर्विसेज का अपना अपना अलग सिक्योरिटी ग्रुप रहता है, रीजन रहता है उसके पीछे। हाँ वो बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये कनेक्शन बता दिया। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? स्नैपशॉट्स के साथ अगर अभी ये मैंने मैनुअल स्नैपशॉट लिया है, इफ आई एम गोइंग टू रीस्टोर दिस, एक चीज देखो इसके ऊपर, इफ आई एम गोइंग टू रीस्टोर दिस स्नैपशॉट, ऑप्शन ग्रुप, पैरामीटर ग्रुप अभी एक्सप्लेन किया ना, एनी काइंड ऑफ वो डीबीए वाली बात जब अपन कर रहे थे तब। ऑप्शन ग्रुप एंड ये दोनों चीजें सेम है, मतलब सेम इन द सेंस बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर योर डेटाबेस, पैरामीटर ग्रुप्स एंड ऑप्शन ग्रुप्स। ठीक है, अगर मैंने रिस्टोर किया तो ये दिख रहा है यहाँ पे, वापस से अपन उसी स्क्रीन पे आ गए जहां पे आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना रहता है। एग्जैक्टली तो वही चीज होती है। ठीक है, लेट्स से इफ आई, अगर मैं थोड़ा ज्यादा बोलता हूं उनको कि बॉस आई विल ट्राई टू रीस्टोर इट टू माई प्रीवियस डेटाबेस ओनली, तो वो एरर देगा। यहाँ पे सेम आइडेंटिफायर डालता हूं मैं। अब देखो रिस्टोर क्या बोल रहा है, डीबी इंस्टेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। बिल्कुल। प्रशांत जी बोल रहे हैं S3 में बैकअप कैसे लेंगे, ये आपने स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है, एक मैनुअल स्नैपशॉट लेके रखा हुआ है अभी अपन ने, ऑटोमेटेड नहीं है तब भी। ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपोर्ट टू S3, आपके S3 के बकेट के ऊपर डाल सकते हैं। अगर स्पेसिफिक डेटाबेसेस अगर आपको डालना है तो उनके आइडेंटिफायर्स डाल सकते हैं, उसका स्कीमा वगैरह डाल सकते हैं। यू कैन एक्सपोर्ट इट टू S3, जस्ट यू नीड टू गिव अ प्रॉपर IAM रूल फॉर दैट। इट्स वेरी इजी। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? प्राइस से बिल्कुल 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 बिल्कुल, फ्री टीयर में हो जब तक, तब तक वो फ्री टीयर वाली प्राइसिंग ले लेना।
आ जाते हैं प्राइसिंग कैलकुलेटर के ऊपर। कौन से रीजन में चाहिए? मुंबई में चाहिए होगा आप लोग को, ठीक है। आरडीएस दिख रहा है यहाँ पे, आरडीएस फॉर माई एसक्यूएल। चलो एक बार थोड़ा प्रोडक्शन ले लो, ऑरिकल के ऊपर आ जाओ जरा। इवन माई एसक्यूएल वर्क्स ऑन प्रोडक्शन, हाँ, बाय द वे, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। लेट्स से अपन ने क्या बात करी थी, आर वाला कौन सा इंस्टेंस था अपना, तगड़ा वाला इंस्टेंस कहाँ गया? R5 db.r5 डॉट कहाँ गया, 8 एक्स्ट्रा लार्ज होगा ये, ठीक है। अगर मान लो आपने बोला कि ऑन डिमांड नहीं चाहिए बॉस, मुझे रिजर्व चाहिए, 3 इयर्स के लिए चाहिए, सबसे सबसे ज्यादा सेविंग्स वाला ले लो। लाइसेंस भी मैं खुद लेके आएगा, ओरेकल का लाइसेंस सोचना कितना कितना जाएगा। मल्टी एजी ऑप्शन चाहिए मुझे, ठीक है। आई वॉन्ट एटलीस्ट 400 GB का स्टोरेज चाहिए मुझे। बैकअप के लिए ऑटोमेटेड बैकअप से यूज कर लेंगे हम लोग, चलेगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना चार्ज जा रहा है? अरे मंथली तो छोड़ो, वो मंथली एक्स्ट्रा है बॉस, पहले ये पे करना है। ये पे करने के बाद वो मंथली है। और ओरेकल लाइसेंस का चार्ज अलग लेगा बाय द वे, क्योंकि ब्रिंग योर ओन लाइसेंस है। तो ये अच्छा, अरे रह गया, सॉरी सॉरी सॉरी, GP2 ले लिया अपन ने, वो नहीं चलेगा ना? वो कैसे चलेगा? कम से कम 3,000 के प्रोविजन डायऑप्स चाहिए ना, प्रोडक्शन ग्रेड सर्वर चाहिए बॉस, क्या कर रहे हो? वही सोचूंगा। देखो, मंथली वो उतना चीज देने के बाद मंथली कितना आएगा स्टोरेज का? 731। ये प्राइस पे करो पहले, तब जाके वो आपको इंस्टेंस मिलेगा। वो इंस्टेंस मिलने के बाद 60,000 रुपए पर मंथ पे करो। करना है प्रोडक्शन ग्रेड डिप्लॉयमेंट अपने खुद के अकाउंट में। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, और ये अभी भी एक ही है, हाँ, बाय द वे, ये एक डेटाबेस है। हाँ, अवराज जी ने अब मोर देन वन स्टैंड बाय ले लिया अपना वापस। बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए अफान जी, पूछे ना। सवाल और ऑलवेज वेलकम। हाँ जी, अगर AWS ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया बाद में आपको तकलीफ आएगी। आइडियली आई वुड से कितना बिल हुआ है आपका? 18 USD, 18 USD है। एक काम करो, अभी री इन्वेंट हो रहा है, आपने आपके पास कुछ क्रेडिट्स वगैरह होंगे, गो फॉर दोज इवेंट्स, क्रेडिट्स ले लो एंड देन यूज इट। हाँ, 25 क्रेडिट्स है फिर ठीक है, बट डोंट मेक अ ह्यूज बिल अननेसेसरली। बिकॉज कैसा रहता है, बाद में आप ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे काम करने के लिए, तो ये AWS अकाउंट काम में आएगा आपके। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, डोंट डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन विद AWS, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कुछ नई चीज सीखने को बोलेंगे, कुछ भी करने को बोलेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रख पाओगे आप लोग। आपका AWS अकाउंट पे सारी चीजें आप लोग टेंशन फ्री यूज कर पाओगे। समझ रहे हो? नहीं नहीं सोहेल जी, ऑटो डेबिट नहीं है, इंडिया में नहीं है ऑटो डेबिट।
आरबीआई करना ही नहीं देगी उनको। अनलेस आपने मैन्युअली जाके उस चीज को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, मैन्युअली अगर कॉन्फ़िगर किया है तो अलग बात है। बट बाय डिफॉल्ट वो आपका ये काम नहीं कर सकते। चलो, अब प्राइसिंग हो गई, ये सारी चीजें हो गई। आई थिंक वी आर गुड टू गो देन। आज के लिए रैप अप किया जाए, क्या बोलते हो? चलिए प्रैक्टिस कीजिए। डिप्लॉय अ प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम, प्रोडक्शन ग्रेड बोल रहा हूँ, सॉरी। डिप्लॉय ये फ्री टियर में इंस्टेंस एंड आपका ये रन कर लो, इसके ऊपर क्लाउडेरा मैनेजर रन कर लो, ठीक है। दैट कुड बी योर टास्क। एंड याद रखना, कुछ भी करो, याद जरूर रखना टू प्लीज 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 डिलीट दिस, नहीं तो लगेंगे अच्छे खासे चार्जेस। डिलीट दिस एज वेल, डिलीट योर स्नैपशॉट्स एज वेल, सो दैट सही चीज के लिए आप लोग क्रेडिट्स यूज कर पाए, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर एंड बाय।